Okay, hello guys, welcome to Study IQ. I hope I'm visible as well as audible. एक बार audibility and visibility को confirm करोगे so that we can move forward. यहाँ पे रख देना. ये इसी का स्पीड और नहीं बढ़ता है क्या? हाँ? कैसे बढ़ेगा? इतना ही है. पावर चिल? नहीं. देखो. Okay. Yes, guys. Okay. So good afternoon. Good afternoon to all of you. We'll move forward in a minute or so. Let other people also join in. Meanwhile, कोई doubt रहेंगे आपके, then you will let me know. Okay. Clear, right? Everything is clear. हाँ, perfect. Good. हाँ, perfect. Okay, everything is clear. Good. We'll move forward. Just give me 2-3 minutes. यहाँ पे लाइट गई थी यार, आज हैवी रेनफॉल हुआ है सुबह सुबह दिल्ली में. There was no light and फिर अभी आई just 5-10 minutes पहले. ठीक है, तो अभी एसी नहीं चल रहा था. I'm not wearing the coat. तो 2-4 मिनट रुक जाना बस. ठीक है, चलो one by one. Sir, after पूजा खेड़कर instance, what do you think about UPSC? गड़बड़ है ना सारी की सारी, right? See, आई होप यू आर अवेयर ऑफ द स्टेट पीसीएस एंड आपको ये भी पता ही रहेगा कि स्टेट पीसीएस में तो करप्शन जो है काफी ऑर्डिनरी चीज होती ही है. There was one big case in MPSC. MPSC is Maharashtra Public Service Commission. Since I am Maharashtrian, I was quite keen in it in the initial phase. And 2006 में एक massive scam जो है MPSC में open up हो गया. What MPSC and certain bureaucrat as well as their nexus they used to do is that कि से for example अगर आप 100 position निकाल रहे हो, out of that 100 position जो है they used to set कोटा मतलब बेसिकली 20 to 30 पोजीशन जो है ये बेसिकली करप्शन के थ्रू दे आर गोइंग टू फिल इट अप. एंड फिर ये करप्शन इसी तरीके का होता था. एक तो आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जो वो बोगस बना के दो, या फिर बेसिकली आप कास्ट सर्टिफिकेट जो बोगस बना के दो. एंड देयर आफ्टर देयर इज नो स्क्रूटिनी. एंड अगर होती भी है तो एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द स्टेट लेवल पे बेसिकली आपका ये होता है, दैट इज बेसिकली नगर मतलब अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, उसी के अंदर सारा का सारा जो है ये पंगा आता है. एंड देयर आफ्टर फिर ये जो है दैट इज एमपीएससी वही सारी चीजें करते हैं. तो एवरीथिंग वाज मैनेज एंड अल्टीमेटली फिर वो स्कैम जो है मैसिवली ओपन अप हो गया. ओपन अप होने के बाद एमपीएससी ने ऑलमोस्ट 2-3 साल एग्जाम ही कंडक्ट नहीं किया. दे वर बेसिकली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऑफिसर कि पिछले 10-15-20 साल में ऐसे कौन से ऑफिसर जो बेसिकली आए हैं. एंड देयर आफ्टर दे रिमूव देम ऑल्सो. तो दैट इज समथिंग जो है बेसिकली नाउ इवन यूपीएससी हैज टू डू इन माय ओपिनियन कि हर दिन जो है बेसिकली दिस काइंड ऑफ द एलिगेशंस आर कमिंग एंड दिस इज रियली डेंजर. दिस इज डेंजर नॉट ओनली टू द इंडियन सिस्टम बट also to the constitution. The Constitution of India basically calls India as a republican country, and in that capacity, each and every position of India has to be open to the each and every section of the citizen, and that too in the equitable manner. If this kind of the things are happening, then it is responsibility of the DOPT as well as UPSC to curb this kind of the thing. जैसे MPSC ने किया था. Scam होना is not a basically big thing. Scam होते रहेंगे. It's a natural human tendency to be corrupt, but ultimately वो होने के बाद what actions are you taking ये भी बहुत मैटर करता है. एंड अनफॉर्चुनेटली फिर जितनी ट्रांसपेरेंसी एमपीएससी ने उस जमाने में दिखाई थी 2006 में, उतनी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अभी तक डीओपीटी से एंड आफ्टर यूपीएससी से आ नहीं रही है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड फिर सेकंड थिंग इसमें व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ कैंडिडेट इज दैट कि दिस इज अ प्योर केस इशू ऑफ द करप्शन. करप्शन में आपको हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखना है कि फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड. फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेसिकली डीके आ रहा है या फिर बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन का डेसिमेशन हो रहा है तो करप्शन जो है अपर मोस्ट एरिया तक पहुंच चुका है. एंड इन दैट कैपेसिटी फिर एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो गवर्नमेंट को भी कैरी आउट करनी पड़ेगी कि ये नेक्सस का पेनिट्रेशन फिर यूपीएससी में कितना है. अदरवाइज फिर बेसिकली अगर एग्जाम की सैंक्टिटी ही अगर बच्चे बिलीव नहीं करेंगे, इफ यूपीएससी के ऊपर ही बच्चे आर कास्टिंग द डाउट, देन ऑब्वियसली फिर हम लोग ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं. तो नाउ लेट्स सी अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर बेसिकली प्रोएक्टिवली क्या मेजर लेता है एंड हाउ दे आर बेसिकली कमिंग आउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. आई होप कि बेसिकली ये वाला इशू जो है जैसे एमपीएससी ने 2006 में सॉर्ट आउट किया था वैसे ही दे विल सॉर्ट इट आउट. एमपीएससी के ऊपर देयर आफ्टर कोई भी एलिगेशन आज तक नहीं लगा एंड इट इज बेसिकली एन अटमोस्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी. उसकी तो एटलीस्ट एक अश्योरेंस लोगों के पास है.
बट यू नेवर नो कब ऐसा बेसिकली स्कैम जो वापस से खुल जाए, सारी की सारी गड़बड़ हो जाए। ओके क्लियर, चलो परफेक्ट, गुड, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर सो फार। सर प्लीज एंग्लिसिस्ट, यार पूरा स्टेटमेंट टाइप आउट करोगे ना यार, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। सर प्लीज एंग्लिसिस्ट, इसका मतलब मैं क्या समझू, मैं एंग्लिसिस्ट हूँ, आप एंग्लिसिस्ट हो, या फिर आपको एंग्लिसिस्ट का मतलब मेरे से पूछना है? तो कम ऑन गाइस, राइट, दिस इज नॉट अ व्हाट्सएप चैट दैट यू आर डूइंग विद योर फ्रेंड्स और योर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। दिस इज बेसिकली चैट ऑन द बेसिकली पोर्टल, एंड देयर आफ्टर मैं आपको तो जानता ही नहीं हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर नेम आई डोंट इवन नो योर फेस। तो बेसिकली टाइप आउट योर एंटायर क्वेश्चन ना प्लीज, राइट। हाँ क्लियर। लेक्चर 1 to 3 का क्रक्स डिलीट कर दिया का मतलब आई डिड नॉट गेट इट, क्या क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे बताओगे? हाँ, अभी आपका अगर भाई पहला क्लास है तो यू नीड टू बेसिकली लुक एट आवर प्रीवियस ओरिएंटेशन। ऑलमोस्ट मैंने एक 8 या 9 ओरिएंटेशन लेके रखे, एंड देयर आफ्टर एक क्लास जो बेसिकली सिलेबस डिस्कशन, एंड एक क्लास जो बेसिकली सोर्सेस के ऊपर हो चुका है। तो दैट इज समथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू बेसिकली गो एंड वॉच ऑन योर ओन। अगर हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, सो क्या हमें जीएस के लिए क्यों करोगे? गधा मजदूरी करने में मजा आ रहा है क्या आपको? डोंट डू दैट ना, सिंपल है कि ऑप्शनल विल कवर एवरीथिंग। तो आपको जीएस के लिए अलग से पढ़ना है, ये वाला पंगा आना ही नहीं चाहिए, राइट। वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई यू चूज ऑप्शनल इज बिकॉज आपको जीएस में उसका हेल्प हो, एंड अगर वो जीएस में हेल्प नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शनल चूज ही क्यों कर रहे हो, राइट। क्या हमें सोर्सेस के लिए हिस्टोरियंस को भी याद रखने? यस एब्सोल्युटली। अभी तक मैंने आपको जो है इंस्क्रिप्शन ऊपर ऊपर से बताया है। लेटर ऑन जब हम लोग हर एक इंस्क्रिप्शन में उतरेंगे तो वो इंस्क्रिप्शन का डाटा क्या है, एंड अगर वो डाटा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो मल्टीपल हिस्टोरियन के ओपिनियन उसके ऊपर क्या है, तो वो भी हमको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा हम लोगों को अशोकन रॉक एडिक्ट में दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर द 13-14 प्रिंसिपल ऑफ अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा, एंड आफ्टर उसमें नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन क्या है, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन द सेकंड का, इफ यू रिमेंबर, जिसमें पहली लाइन है चंद्रगुप्ता क्रिएटेड सुदर्शन लेक, देयर आफ्टर फिर अशोका के टाइम पीरियड में दैट लेक वाज रिपेयर्ड। फिर रुद्रदमन ने खुद भी लिखा कि आई एम ऑल्सो रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर लेक, एंड फोर्थ लाइन इज बेसिकली स्कंदगुप्ता। तो ऑब्वियसली हम लोगों को जो है ये बाजू वाले एरिया में पूरा का पूरा लेक दिखाई भी देता है, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी डिबेट भी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ वो डाटा देखेंगे। फिर वहाँ पे आपको हिस्टोरियंस याद रखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है, बिकॉज मैटर हैज बीन सेटल डाउन, एवरीबडी एग्रीज कि भाई ये चारों लाइन सच है, तो if everybody agrees there is no debate, it's a part and parcel of the history, तो वहां पे आपको फिर हिस्टोरियंस देखने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट। हाँ वही तो, अब वो स्कैम को रोकने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द मेजर्स आर बेसिकली बीइंग टेकन, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ये बेसिकली आपको करनी पड़ेगी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ मीडिया इज हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर इशू, हाउ गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली कमिंग। गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक आल्सो इफ देयर इज अ मिस्टेक। आप मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करोगे लोगों के सामने तो आपकी सिस्टम या फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड है, एंड अगर ये नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो चीज़ एसएससी के साथ हो रही है, जो चीज़ अग्निवीर के साथ हो रही है, जो चीज़ अल्टीमेटली अब नीट के साथ हो रही है, वही चीज़ अल्टीमेटली यूपीएससी में होगी कि पीपल आर बाउंड टू और दे आर फोर्स टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट उनके दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहेगी कि हाउ मच ट्रांसपेरेंसी इज देयर इन दिस एग्जामिनेशन। एंड पहले बेसिकली एक बहुत ही बड़ा इशू एग्जामिनेशन को लेकर रहता है रिजर्वेशन का, और उसको अगर आप करप्शन के साथ ऐड करोगे तो फिर ऑब्वियसली बंटाधार हो जाएगा सारे सिस्टम का, राइट। एमपीएससी में मराठी कंपलसरी है, यस एब्सोल्युटली कंपलसरी है एमपीएससी में मराठी। 100 मार्क का पेपर आता है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई कुड नेवर क्लियर एमपीएससी। मैंने 5 मेंस दिए एमपीएससी के। आई एम मराठी मीडियम का स्टूडेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा 1st to 10th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम का गया हुआ है, स्टिल आई कुड नॉट क्लियर दैट मराठी का पेपर। उतना बेसिकली डिफिकल्ट लेवल का पेपर जो मराठी में वो डालते ही डालते हैं, ओके। तो इट्स रियली हेडेक मराठी इन बेसिकली एमपीएससी। अगर हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जीएस अलग नहीं पढ़ना। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज एंग्लिसिस्ट अप्रोच। एंग्लिसिस्ट अप्रोच मतलब बेसिकली कॉलोनियल अप्रोच, ठीक है। कॉलोनियल लोगों को आज हम लोग कॉलोनियल बोलते हैं। इनिशियल लेवल पे जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन चालू करके रखा था तो वो लोगों को नहीं पता था ना कॉलोनाइजेशन क्या होता है। ये तो 20th सेंचुरी का एनालिसिस है कि ब्रिटेन ने 17, 18, 19 सेंचुरी में जो किया, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ कॉलोनाइजेशन। बट व्हेन वॉरेन हेस्टिंग वाज सिटिंग इन आवर कंट्री,
कॉर्नवालिस वॉज सेटिंग इन आवर कंट्री, या फिर इवन बेसिकली चार्ल्स विल्किंस वॉज सेटिंग आवर कंट्री, वो लोग अपने आप को कॉलोनियल नहीं बोलते थे, वो लोग अपने आप को क्या बोलते थे, एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट मतलब क्या है, तो वेस्टर्न मतलब प्रिसाइजली ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश कल्चर जो है उसको प्रमोट करने वाले लोग। तो दैट इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ कॉलोनियल अप्रोच नाउ। हाँ, दोज हु हैवंट डन देयर मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं उनके लिए तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्लासेस होंगे ना, सिंपल है, राइट। ओनली 4 लेक्चर, 4 का क्रक्स अवेलेबल है पोर्टल पर, स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर सेंड इट टू मी। ऐसे बोलने से मेरे को पता नहीं चलेगा, राइट। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दे के रखा है, उसमें हाई भी डाल के रखा है, तो दैट इज माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मेरे को बेसिकली क्लिक करोगे एंड आफ्टर यू विल बेसिकली ये स्क्रीनशॉट लेके मेरे को बताओगे कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। आई हैव डाउनलोडेड क्रक्स मटेरियल, वापस से, ओके। I have downloaded Crux material but not getting PPT of this classes. Crux के बाजू में एक PPT का भी टैब रहेगा, ओके। थोड़ा सा सर्च कर लेना अपने लेवल पे, आपको मिल जाएगा, बट वो कब मिलेगा, रिकॉर्डेड के बाद। PPT मेरा मैं आपको लेक्चर के पहले नहीं देता हूँ, PPT जो यूजुअली लेक्चर के बाद ही आपको मिलेगी। तो लेक्चर जब खत्म होगा एंड लेक्चर अपलोड जब हो जाएगा आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में, तो वहाँ पे नीचे आपको PPT एंड PPT जहाँ पे खत्म हो जाती है तो वहाँ पे नीचे अल्टीमेटली आपको हैंड रिटन नोट दोनों मिल जाएंगे, राइट। सारे एंशियंट क्लासेस का मैं आपको क्यों शो करूंगा भाई, राइट। ऑल एंशियंट क्लासेस नॉट शो, ऑल एंशियंट क्लासेस नॉट शो का मतलब तो मेरे को नहीं पता, बट इफ यू वांट टू आस्क सर सारे एंशियंट क्लासेस का नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं अभी वो क्यों दूंगा ना आपको, मैं तो आपको लेक्चर वाइज ही दूंगा, सिंपल है। परफेक्ट, गुड। पीपीटी जब क्लास ओवर हो जाती है, क्लास के साइड में ही क्लास नोट, हाँ वो है, राइट। सारे ओरिएंटेशन सेशन देखने के बाद भी स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री समझने में दिक्कत आ रही है, वो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी आपको ऊपर ऊपर से बस एक एक लाइन जो है याद रखनी है। आपको बस क्या लाइन याद रखनी है, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ इसको बेसिकली लिख लो एंड आफ्टर इसको रट लो कि हिस्ट्री मतलब क्या है। तो ऑब्वियसली इंक्वायरी, इंक्वायरी कौन करता है, हिस्टोरियन करते हैं, बट इंक्वायरी कैरी आउट करने के लिए आपको 15-20-30 साल का टाइम लगता है। फॉर दैट पर्पज यू नीड फंडर, आपको पैट्रन्स लगते हैं। तो जो फंडर या फिर पैट्रन जो आपको लगते हैं, उसमें सबसे बड़ा फंडर या फिर पैट्रन कौन होता है, गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट ऑलवेज हैव देयर आइडियोलॉजी ना, जैसे आज के टाइम पीरियड में प्रेजेंट गवर्नमेंट की अपनी आइडियोलॉजी है, अगर वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट आता है तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, दैट इज समथिंग दैट यू नो। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से फंडिंग करेगा ना। अब से फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई बंदा आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको मदद करोगे क्या, नहीं करोगे। बट वही अगर बेसिकली आपको एक बंदा पसंद आता है तो उसको आप मदद करोगे क्या, करोगे। गवर्नमेंट भी वही करता है कि द मोमेंट बेसिकली राइट विंग गवर्नमेंट इज इन पावर, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, एंड द मोमेंट अल्टीमेटली फिर कांग्रेस गवर्नमेंट इज इन पावर, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को जो है फंडिंग जाती ही जाती है। एंड दैट्स फिर इंडिया में नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के बीच में झगड़े। एंड वैसे ही अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट किसका था, तो ब्रिटिशर्स का था। एंड ब्रिटिश आइडियोलॉजी के ऊपर हिस्ट्री लिखने का काम किसने किया, तो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने किया। कॉलोनियल आपको समझ गया, आपको नेशनलिस्ट समझ गया, अंडर आफ्टर आपको मार्क्सिस्ट समझ गया, दैट्स इट। कैम्ब्रिज लोग आपको नहीं समझे तो भी इट इज ओके, सबल्ट्रान नहीं समझे तो भी इट इज ओके। कैम्ब्रिज एंड सबल्ट्रान जो है उन्होंने पूरा इंडिया का इतिहास या फिर मेजर इतिहास कभी लिखा ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोगों को ऐसा जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 भी समझ गए ऊपर ऊपर सभी के लिए, तो इतना याद रखो, जब हमारा मॉडर्न इंडिया तक का सारा जर्नी कवर अप हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ क्लियर वे। मैंने आपको ये इनिशियल लेवल पे क्यों बता के रखी है चीजें, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, प्रोसेस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री। जब आप एक कोई चीज पढ़ रहे हो एज अ हिस्टोरी, एज अ स्टूडेंट, देन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अ पर्सन हु इज टेलिंग यू द हिस्ट्री, या फिर व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द पर्सन हु इज बेसिकली और हु हैज रिटन दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री। तभी जाकर यू विल बी एबल टू जज कि भाई जो व्यू पॉइंट है उसका कोई काउंटर अवेलेबल है या नहीं है। एंड अगर काउंटर अवेलेबल नहीं है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दैट काउंटर। अगर जब यूपीएससी सवाल पूछेगा आपके पास दोनों व्यू पॉइंट होने जरूरी है, यू कैन नॉट सब्सक्राइब योरसेल्फ टू वन पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो ये जो 5-6 लाइन मैंने आपको बता के रखी है, इसको बेसिकली एक पेपर पे लिखो और अभी के लिए इतना ही याद रखो। इफ ओरिएंटेशन आपको थोड़े से हैवी लग रहा है, बिकॉज ऑफ धीरे 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 करके हमको यही सारी चीजें तो इलेबोरेटली देखनी है, राइट। ओके, टुडे क्रक्स एंड आफ्टर लास्ट क्रक्स में जो है बेसिकली कुछ गड़बड़ है।
ओके, सो एक मिनट। हाँ, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया टीम को। दे विल बी लुकिंग इनटू इट कि लेक्चर 4, लेक्चर 1, लेक्चर 3 कुछ वहां से अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो आई विल बेसिकली टेल यू। ओके, हमें बाद हैंड रिटन नोट्स पीपीटी मिली है, सो सर हमको इसको यूज करके कंपाइल्ड नोट्स कैसे बना सकते हैं? दैट इज समथिंग यू आस्क मी ऑन फ्राइडे। ओके, ठीक है। पर्सनल टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? नहीं, पर्सनल टेलीग्राम चैनल तो मेरा ओपन है, CSC विद साइनिल नागरे, बट मेरा पर्सनल हैंडल जो है उसको बेसिकली मैंने हाई डाल के रखा है, देखो आपके ग्रुप के ऊपर। तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना एंड आफ्टर वहाँ पे बेसिकली आपको एक मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। नंबर तो यार मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? I have right now more than 2,500 candidates in my history optional program. अब हर एक बंदे को अगर नंबर शेयर करो एंड हर एक बंदे से बात करते बैठो तो वो तो फिजिबल नहीं होने वाला है ना, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बेसिकली यू कैन रीच आउट टू मी, यू विल ड्रॉप मी अ मैसेज एंड मैसेज का रिप्लाई आने के लिए 7 to 10 डेज का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके डाउट है आप यहाँ पे पूछ लो ना यार, यहाँ पे आई एम सेटिंग राइट। सर आई एम लर्न सीन वर्ल्ड मैप, बट जो आप हिस्ट्री के कुछ प्लेस बताते हो ओल्ड नेम वो प्रेजेंटली मैप में नहीं है। गूगल पे हाँ गूगल पे मिल जाएंगे ना वो, ऑब्वियसली सर्च दैट नेम ऑन द गूगल, आपको गूगल पे ही मिलेगा वो, राइट? मैपिंग की कोई बुक आती है क्या? नो, नॉट एट ऑल, यू विल रीड माई कंटेंट ओनली, उसके अलावा बाकी सारा कंटेंट जो बोगस ही है। I went to Hawa Mahal yesterday. There was a sculpture of 12th century mentioning it in a standing in त्रिभंग position. त्रिभंग मतलब 3 bends in your body. त्रिभंग जो है ये हमेशा ही बेसिक मुद्रा या फिर बेसिक एस्पेक्ट माना जाता है डांसिंग का। तो 1 बेसिकली कर्व जो आपके नेक के ऊपर होता है, 1 जो है बेसिकली आपके एंकल के ऊपर होता है, 1 जो है बेसिकली आपके कमर वेस्ट लाइन के ऊपर एक कर्व होता है। तो डांसिंग में कर्व करते हो ना आप बॉडी, तो बेसिकली 3 जगह पे अगर कर्व है आपके बॉडी में, नेक में, एंकल में एंड आफ्टर अगर कमर में, बहुत जगह पे इसका एक और कोनोटेशन है कि नेक में, कमर में एंड आफ्टर लेग में, तो यू विल कॉल इट एज व्हाट? देन ऑब्वियसली त्रिभंग मुद्रा। लेटर ऑन देखेंगे हम लोग उसके बारे में। ओके, सर इन माई ऐप बोथ लेक्चर 11:30 एंड 1:30 हैव शो सेम। ये क्या लिखा है भाई? ठीक से लिखो इसको, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? इन माई ऐप बोथ लेक्चर 11:30 एंड 1:30 हैव शो सेम लेक्चर, मतलब क्या करो निकालू मैं इसका? Last year I came across article that Indus Valley civilization can be as old as 7,000 to 8,000 years old according to Archaeological Survey of India. As recent evidences that means it could be older. नहीं, बेसिकली अगेन वही वाला पंगा है ना कि मतलब यहाँ पे तो आप फंबल कर जाते हो। किसी दिस इज हाउ बेसिकली प्रोपोगेंडा इज कैरिड आउट। अगर आप आज से 8,000 ईयर्स अगर पहले लेके जाते हो, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 8,000, तो अगर आज से अगर आप 8,000 ईयर ओल्ड इसको लेके जा रहे हो, देन यू आर सेइंग दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू 6,000 BC, बिकॉज अभी 2024 चल रहा है ना, तो आप 2000 साल अभी करो ना जीरो के बाद के, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर उसके पीछे और जाओगे तो 6,000 BC की आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैंने आपको टाइमलाइन देके रखा है दैट इज 3,300 BC। अब 3,300 BC के आगे के प्रॉब्लम जो है दैट इज समथिंग जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएंगे तब देखेंगे। बट अगेन टाइमलाइन जो मैंने आपको बता के रखी थी, अब ये टाइमलाइन में मैंने आपको एक इलेबोरेट चीज बता के रखी थी कि इंडिया का फर्स्ट विलेज कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से अल्टीमेटली सारी की सारी कंट्रोवर्सी जो है चालू होती है। अब मेहरगढ़ इज बेसिकली द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट इन 7,000 BC एंड आफ्टर मेहरगढ़ जो है बेसिकली ये प्री हड़प्पन साइड भी है। मतलब मेहरगढ़ का हम लोगों को एग्जिस्टेंस समवेयर अराउंड 3,500 से लेके 3,000 BC में भी दिखाई देता है एंड तब हम लोगों को मेहरगढ़ का मैच्योर एरिया दिखाई देता है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना मेहरगढ़ को मैच्योर बनने के लिए या फिर अर्बन बनने के लिए 4,000 साल लगे। तो द प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन इन मेहरगढ़ एंड सराउंडिंग एरिया स्टार्टेड समवेयर अराउंड, पकड़ के चलो कि
basically 6000 5000 BC itself, and that is what we consider कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आपको 3300 BC का एक रफ डेटलाइन हमने देके आगे पढ़ाना है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि इट इज बेसिकली नियोलिथिक चैल्कोलिथिक अमेलगम। ये सारी एरिया की जो नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक साइड थी, मतलब जिन्होंने एग्रीकल्चर एंड देयर आफ्टर कॉपर इक्विपमेंट यूज करने चालू किए, कभी ना कभी तो इन्होंने अग्रेरियन सरप्लस जनरेट किया, देयर आफ्टर दे कैरिड आउट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड देयर आफ्टर दे कैरिड आउट ट्रेड, and that's why this specific controversy that is there, you can say that। and अगर आप इसको basically 6000 5000 BC के अराउंड लेके जाते हो, तो बेसिकली फिर इट बिकम्स एंशियंट देन इजिप्शियन एज वेल एज चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिकली पूरे दुनिया के एंशियंट सिविलाइजेशन मानते हैं, एंड जिनका रफ बिगिनिंग जो है 5000 BC ऑनवर्ड का माना जाता है। बट वही वाला पंगा है कि इसमें कोई नई डिस्कवरी आप कर ही नहीं रहे हो, ये तो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने बोल के रखा हुआ है कि इसकी टाइमलाइन जब बेसिकली फिक्स करने की बात आई तब, कि हर एक नियोलिथिक एंड आफ्टर चैल्कोलिथिक साइट अगर वो विलेज है तो कभी ना कभी तो अग्रेरियन बनेगी ना। Mumbai was a village 200 years back. Calcutta was a village 400 years back. Chennai was a village 400 years back. Gurgaon was a village hardly 30 years back. Noida was a village hardly 20-30 years back. So this is something that you need to understand कि village है तो विलेज ही तो अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होते हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। एंड फिर अगर हम लोग मेहरगढ़ को अगर बेस रखते हैं तो इट कांट हैपन कि भाई मेहरगढ़ को 4000 साल लगे इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू अर्बन पीरियड। So that process of urbanization must have started somewhere around 6000-7000 BC, and by the time period of 3000 BC आते मेहरगढ़ merged itself with the हड़प्पन civilization। बट फिर भी हम लोग हड़प्पन का टाइम पीरियड जो है अल्टीमेटली 3300 से लेके 13000 के बीच में क्यों रखते हैं? बिकॉज अर्बनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है इंडिपेंडेंट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट ट्रेड। अब ये इंडिपेंडेंट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड के एविडेंस है जो हम लोगों को 2700 BC ऑनवर्ड दिखाई दिए हैं। उसके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन जो है थोड़ी बहुत हिस्टोरियोग्राफी एंड थोड़ा बहुत डिबेट कवर अप करेंगे कि इनिशियल लेवल पे जो है ये जो प्री हड़प्पन साइट रही है, जो इनके भी पहले नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट थी, उनमें ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए कि दे कुड नॉट कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एन अर्बन प्रॉपर अर्बन पीरियड एट एन अर्लियर डेट। तो उसकी बातें जो हम लोग करेंगे, राइट? एनीथिंग गाइस? नहीं, कॉलोनियल एंग्लिसिस्ट है। ओरिएंटल हिस्टोरियन जो है दैट इज बेसिकली नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। ओरिएंटल लोग कौन है? तो ये वो वाले लोग हैं जो इंडिया की इंडिजिनियस लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेते थे एंड उसमें अल्टीमेटली रिसर्च करते थे, उनको आप बोलोगे ओरिएंटलिस्ट। गॉट इट? तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये ओरिएंटलिस्ट जो है धीरे धीरे करके नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की तरफ शिफ्ट हुए। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब ये थोड़े से इंटरनल जो एंगल है हम लोग इलेबोरेटली कवर अप करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून सर, आई हैड सेंट यू ईमेल ऑन जुलाई 12th। अच्छा, However did not get it। क्या you did not get it वो भी तो बताओगे। What did you not get it and why you had sent me that email? I guess for the paid telegram group का लिंक। ओके, तो फिर मैंने अभी पिछले 3-4 दिन में देखा नहीं। 10th 11th को ही मैंने बेसिकली सबको मेल के रिप्लाई किया था। आई डिड नॉट सी द मेल ऑन 12 जुलाई ऑनवर्ड। तो अब मैं देखूंगा एंड देयरआफ्टर आई विल गिव यू द रिप्लाई। ओके, सिंपल। देयरआफ्टर फिर त्रिभंगा मुद्रा जो है बेसिकली हड़प्पा डांसिंग गर्ल आइडल, वी कैन से सो, नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जूम कब होगा? लास्ट टाइम आई वाज अनेबल टू टेक ड्यू टू माय कीमोथेरेपी। नेक्स्ट जूम अभी मैंने यार टेलीग्राम के ऊपर जो है बेसिकली सारा का सारा जो है बेसिकली डेटलाइन देके रखा हुआ है। अभय मुद्रा थोड़ा फेमस हो गया रिसेंट डेज में, सिग्निफिकेंट। अभय मुद्रा तो काफी कॉमन है ना, दिस इज दी अभय मुद्रा। हर एक भगवान आपको अभय मुद्रा में ही तो दिखाई देते हैं। तो अभय मुद्रा मतलब आपको अभय दिया जा रहा है। अगर आप भगवान के शरण में आओगे तो आपको अभय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? नहीं, मॉर्निंग नहीं था ना, जो मैंने आपको शेड्यूल में भी डाल के दिया था कि आज का अर्ली मॉर्निंग का लेक्चर आई डिड नॉट टेक इट। ठीक है, ओके, आई वाज बिट टायर्ड तो मैंने उसको जो है बेसिकली स्किप ही कर दिया। ओरिएंटेशन क्लास ऑफ सीसेट 3:30, सो हाउ इट कुड बी। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, समवेयर डाउन द लाइन आपको एक जो है किस में देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड सेशंस में देखना पड़ेगा, राइट? लिंक ऑफ द जूम क्लास जो है बेसिकली वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी ऑन थर्सडे। अभी इतने जल्दी तो मैं जूम सेशन का लिंक शेयर नहीं करूंगा ना दोस्त, राइट? परफेक्ट, गुड। ठीक है, ठीक है सर, माय क्वेश्चन इज बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ठीक है, प्लीज टेल द
history of Euphrates river, because the river is run out, water is run out from the river and is being the main site for the archaeologists. वही पंगा है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, सिंपल। नाइल रिवर के साथ भी वही हुआ है, यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर के साथ भी वही हुआ है, अमू दरिया के साथ भी वही हुआ है, सरस्वती के साथ भी वही हुआ है। हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एक माइथोलॉजिकल रिवर होती है। ये माइथोलॉजिकल रिवर मतलब आज से ऑलमोस्ट 3-4-5 हज़ार साल पहले जो है वहां से फ्लो करती थी, बट अभी इधर वो फ्लो नहीं कर रही है, या फिर वहां पे जो हम लोगों को ज्यादा वाटर नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट। मैंने आपको सरस्वती रिवर का आई गेस एक ओवरऑल आइडिया दिया था, अगर नहीं दिया है तो फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब जाएंगे तब हम लोग इसके ऊपर बातें करेंगे। What you need to understand is that कि अर्थ या फिर फेस ऑफ द प्लैनेट 2-3-4 हज़ार साल के बाद सेम तो नहीं रहने वाला ना, इट इज कीप ऑन चेंजिंग। जैसे आज के टाइम पीरियड में आपको पता है, गवर्नमेंट ऑल्सो एट्रीब्यूट कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100-200 या फिर 300 ईयर अगर हम लोग पकड़ते हैं तो चेन्नई, देयर आफ्टर कैलकाटा एंड देयर आफ्टर मुंबई, ये तीनों सिटी जो है बाय एंड लार्ज वाटर के अंदर जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली वाटर लेवल इज राइजिंग। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2000, 3000 या फिर इवन 4000 ईयर्स पहले की चीज है, तो तब की टोपोग्राफी अलग थी, तब की जियोग्राफी अलग थी। कुछ मेजर लैंडमार्क इवेंट हुए हैं, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स हुए हैं, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो फॉल्ट लाइंस होते हैं, ये फॉल्ट लाइंस की वजह से अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट रिवर पे भी पड़ा है, राइट। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? कैन यू प्लीज पिन द लिंक अगेन? अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल बेसिकली डू इट, ठीक है। सर नाइल इज इन इजिप्ट नाउ, इसके पहले कहीं और थी नहीं, इट इज इन इजिप्ट ओनली ना, सिंपल है। इजिप्ट बेसिकली लेटर ऑन बना है, नाइल उसके पहले से वहां पे थी, ठीक है। सर अपनी मेल आईडी बता दीजिए, मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए डाटा भी। फर्स्ट लेक्चर का एंड, ओके, वहां पे बेसिकली आई हैव शेयर्ड द मेल आईडी, ठीक है। क्लियर? एवरीथिंग एल्स इज क्लियर, और तो मेरे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ओके। Perfect, good, everything is clear, good, then we'll move forward, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, okay, we will be moving forward। गुड, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेस में हम लोगों को आज जो है बेसिकली पहले कॉइनेज, एंड कॉइनेज के बाद जो है वी आर रिक्वायर्ड टू बेसिकली लुक एट दिस थिंग, दैट इज इन दिस वन, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज, जो उसके ऊपर जाना है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक नाउ, एक एक करके जो है बेसिकली बात करते हैं कि सबसे पहले हमने सोर्सेज देखा, आर्कियोलॉजी देखा, देयर आफ्टर जिसमें मल्टीपल टाइप्स हमने देखे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो भी हम लोगों ने इलेबोरेट लेवल पे देख के रखे। वी हैव सीन कनिंघम के साथ साथ फिर जॉन मार्शल, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर बातें जो अपनी हो चुकी हैं। एपिग्राफी, दैट इज इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये हम लोगों ने ओरिएंटेशन में भी अच्छा खासा कवर अप किया था, एंड आफ्टर हमने इसके ऊपर भी अब इलेबोरेट बातें लास्ट लेक्चर में करके रखी थी। मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ दी एपिग्राफी, ये एपिग्राफी के भी हम लोगों को कैसे कैसे कोरोबोरेशन अल्टीमेटली मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने करके रखी हुई थी। देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन, एंड देयर आफ्टर फिर मल्टीपल इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट टाइम पीरियड दैट वी अल्टीमेटली फाउंड इन आवर कंट्री, उसका फिर सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, एंड देयर आफ्टर फिर इससे एसोसिएटेड सर्टेन डाटा, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द न्यूमिज्मेटिक या फिर कॉइन्स। न्यूमिज्मेटिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द कॉइन्स। हमने देखा था कि कॉइन्स इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, एंड ये इंपॉर्टेंट सोर्स की होता है। इसका आपको एग्जाम्पल मैंने आपको इंडिया का ही देके रखा था ड्यूरिंग ओरिएंटेशन। इफ यू रिमेंबर, देन आई हैड टोल्ड यू इलैबोरेटली कि टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ सिनेरियो कि आज के टाइम पीरियड में इंडिया में मल्टीपल डिफरेंट कॉइन्स आर देयर, एंड आज के टाइम पीरियड में जो है पूरा दुनिया खत्म हो गया। अब हजारों साल बाद कोई दूसरे ह्यूमंस आएंगे, दे विल कैरी आउट एक्सकैवेशन, एंड ऑब्वियसली देन इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन लोगों को क्या मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉइन्स व्हाट दैट दे कैन डिराइव, कि सबसे पहले तो दे कैन डिराइव इज दैट कि नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज इंडिया या फिर भारत, मल्टीपल कॉइन्स के ऊपर ये नाम जो है मेंशन है। देयर आफ्टर दे कैन डिराइव कि सारे के सारे कॉइन जो ये यूनिफॉर्म है, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात तक के सारे कॉइन जो यूनिफॉर्म है, मतलब कोई ना कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी है, उनको सेंट्रल अथॉरिटी का नाम भी पता चल जाएगा, दैट इज आरबीआई। Thereafter what they can derive कि certain important personalities of this particular country,
अगर अर्लियर कॉइन देखोगे तो आपको क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया भी दिखाई देगी। लेटर कॉइन्स आप देखोगे तो गांधी जी दिखाई देंगे, एंड कुछ कमेमोरेटिव कॉइन्स के ऊपर आपको वाजपेयी के भी फोटो दिखाई देंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के भी इंडिया के फोटो दिखाई देंगे। देयर आफ्टर व्हाट दे कैन डिराइव, ऑब्वियसली वो मेटल जो है क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, एंड दे कैन डिराइव कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये कॉइन्स में जो मेटल गवर्नमेंट डाल रहा है, दैट पर्टिकुलर मेटल जो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। जैसे आई हैड गिवन यू एग्जांपल कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अगर इंडिया सिल्वर कॉइन हमारे कम कर रहा है एंड कॉपर कॉइन बढ़ा रहा है, दैट इज 1 एंड 2 का कॉइन आज भी सिल्वर ही आता है, बट अगर आप बेसिकली 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन या फिर 20 रुपीज कॉइन देखोगे तो कॉपर में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिफ्ट कर लिया है। तो व्हाट इज द रीजन, देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू अफोर्ड सिल्वर एनीमोर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो डिटेरियोरेटिंग हुई है। तो ये भी एक डाटा जो है हम लोग ये कॉइन से निकाल सकते हैं। एंड वैसे फिर हम लोगों को कुछ और कॉइन दिखाई देते हैं जो हर एक घर में बंद है। हर एक घर में ट्रेजरी होती है, तिजोरी होती है, एंड इसमें अल्टीमेटली हम लोगों को गोल्ड कॉइन दिखाई देते हैं, सिल्वर कॉइन दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर गोल्ड कॉइन के ऊपर आपको लक्ष्मी के इमेजेस दिखाई देंगे, सरस्वती माता के इमेजेस दिखाई देंगे, गणपति भगवान के इमेजेस दिखाई देंगे, स्वस्तिका दिखाई देगा। जबकि अदर इमेजेस पे आपको क्या दिखाई देंगे, तो एक उर्दू की कैलीग्राफी दिखाई देगी। देयर आफ्टर अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर जो है फ्लोरल डिजाइन दिखाई देंगी, मून दिखाई देगा, क्रेसेंट स्टार, क्रेसेंट मून एंड स्टार जो है वो दिखाई देगा। तो एटलीस्ट तब के आर्कियोलॉजिस्ट या फिर तब के ह्यूमंस कैन डिराइव कि देखो भाई ये पर्टिकुलर कंट्री में पीपल ऑफ 2 मेजर फेथ्स वेयर लिविंग। अब हमको पता है दैट इज हिंदू एंड देयरआफ्टर मुस्लिम, बट कॉइन्स के ऊपर हम लोगों ने फिर ये भर भर के इम्प्रिंट छोड़ के रखे हैं कि अगर आप इसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करोगे तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डाटा आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड दिस इज समथिंग जो हमने ओरिएंटेशन में काफी इलैबोरेटली देखा था। अब यही वाले कॉइन्स की बात हमको करनी है इन टूडेज लेक्चर कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग न्यूमिज्मेटिक की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट अगेन, आई फॉरगॉट दिस थिंग। हाँ, कि अगर हम लोग न्यूमिज्मेटिक की अगर बातें करते हैं तो न्यूमिज्मेटिक में वी कैन क्लियरली से कि न्यूमिज्मेटिक इज नथिंग बट आर्ट ऑफ स्टडिंग द कॉइन्स। अगर आप कॉइन्स का स्टडी करते हो देन ऑब्वियसली यू आर अ न्यूमिज्मेटिक पर्सन, आपको कॉइनेज जो है काफी अच्छा खासा पता है। हमने देखा था कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमिज्मेटिक इन आवर कंट्री वाज होम, देन ऑब्वियसली ही वाज बेसिकली जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप हमेशा से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एज अ एसेसर काम किया करता था, एंड एज एन एसेसर आपको क्या करना है, कॉइन्स की क्वालिटी, वैल्यू, इसका स्टडी करना है। धीरे धीरे उनको इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला, एंड इंस्क्रिप्शन के ऊपर भी उन्होंने स्टडी करके प्रकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खारोष्टी स्क्रिप्ट हमको बता के रखी हुई है। अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूमिज्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज अल्टीमेटली फाउंड एट इलाहाबाद इन 1910, एंड इसके जो फाउंडिंग मेंबर रहे हैं वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट न्यूमिज्मेटिक्स माने जाते थे उस जमाने में। मिस्टर टाइलर, मिस्टर बर्न, देयर आफ्टर फिर मिस्टर राइट, मिस्टर व्हाइट हेड, एंड देयर आफ्टर इवन फ्रामजी थानावाला। तो ये सारे लोगों ने इनिशियल लेवल पे इंडिया के जो एंशियंट टाइम पीरियड के कॉइन है, ये एंशियंट टाइम पीरियड के कॉइन्स के ऊपर इलैबोरेट रिसर्च किया, एंड उसको क्रोनोलॉजी वाइज हम लोगों को देने का काम किया है कि अब हम लोगों को पता है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से टाइप के कॉइन जो हम लोगों को मिलते हैं। एंड एंशियंट पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो द मोस्ट पेक्यूलियर एस्पेक्ट इज दैट कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स हम लोगों को इनिशियल पीरियड में गोल्ड के मिले हैं, देयर आफ्टर कम्स द सिल्वर एंड देयर आफ्टर कॉपर। अगेन ये काफी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट माना जाता है कि गवर्नमेंट इज इशूइंग गोल्ड कॉइन, एंड ये गोल्ड कॉइन अगर ऑर्डिनरी सर्कुलेशन में है तो इट क्लियरली टेल्स दैट कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में कैसी थी। आज के टाइम पीरियड में हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं एंड हम लोग चाय लेने के लिए गोल्ड कॉइन दे, हम लोग शक्कर लेने के लिए गोल्ड कॉइन दे, दैट कांट हैपन। तो ये क्लियरली बताता है कि आपके कंट्री में एक जमाना ऐसा था कि जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर वर्जन आल्सो कि हाउ सो मच अमाउंट ऑफ द वेल्थ वाज देयर इन आवर कंट्री। एंड ये बैफलिंग एस्पेक्ट भी है बिकॉज गोल्ड इज समथिंग दैट यू विल नेवर फाइंड इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड नहीं मिलता है। हमारे पास एक ट्रेडिशनल कोलार गोल्ड फील्ड तो अवेलेबल है, बट उसमें इतना ज्यादा सोना नहीं निकलता है कि वी कैन बेसिकली कैरी आउट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर गोल्ड। एंड अल्टीमेटली फिर जब हमारे पास गोल्ड है नहीं तो ऑर्डिनरी किंग के पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि गोल्ड कॉइन बना के वो ऑर्डिनरी लोगों में सर्कुलेट करे। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज इंडियाज कनेक्शन विद द एंशिएंट सिल्क रोड, एंड एंशिएंट सिल्क रोड से
वी कैन से दैट रोमन एम्पायर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि अगर कॉइन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में हम लोगों को इंडिजीनियस एंड आफ्टर फॉरेन दोनों टाइप के कॉइन जो है मिले हुए हैं, जिसमें हम लोगों को पोर्शन में क्लियरली देके रखा है कि हमको सिर्फ इंडिजीनियस कॉइन ही करने, तो उसी के ऊपर मैक्सिमम फोकस रहेगा। फॉरेन कॉइन्स के ऊपर जो हम लोगों को ज्यादा नहीं जाना है। एंड अगर हम लोग इंडिया के अर्लीस्ट कॉइन की अगर बात करें तो दिस वाज बेसिकली द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ आवर कंट्री, जिनको आप बोलोगे पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। नाउ पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स काफी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं बिकॉज दे वर द अर्लीस्ट कॉइन्स इन आवर कंट्री। ये अर्लीस्ट बेसिकली हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू मिले हुए कॉइन्स हैं। एंड इनको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या बोला जाता था, तो दे वर बेसिकली कॉल्ड बाय मल्टीपल नेम, जैसे पना, देयर आफ्टर फिर कर्शपना। ये वाले जो वर्ड है बेसिकली ये कॉइन्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये वाला वर्ड तो हम लोग यूज करते हैं बिकॉज इनिशियल लेवल पे व्हेन दिस पर्टिकुलर कॉइन्स वर डिस्कवर्ड, तो ये कॉइन्स का जो है हम लोगों को एग्जैक्ट मतलब नहीं पता था, या फिर ये कॉइन्स को उस जमाने में क्या बोला जाता था ये उस जमाने के न्यूमिज्मेटिक्स को नहीं पता था। दे डग एंड दे आफ्टर डगिंग दे अल्टीमेटली गॉट दिस पर्टिकुलर कॉइन्स। तो जैसे आपको कॉइन्स मिले इसके ऊपर अल्टीमेटली इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बस कुछ मार्किंग करके रखी हुई है, बट मार्किंग का भी हम लोगों को मतलब नहीं पता कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मार्किंग। एंड दैट्स फिर कॉइन्स को अर्लियर न्यूमिज्मेटिक्स ने नाम देना चालू किया, दैट इज पंच मार्क सिल्वर कॉइन। मतलब क्या है कि ये कॉइन जब एक्चुअल में बने थे, कब बने थे, तो ऑब्वियसली इसका डेट लाइन रफली अभी हमने फिक्स करके रखा है 5th सेंचुरी BC। तो उस जमाने में ये लोग कॉइन्स कैसे बनाते थे कि सिल्वर लेंगे, उसको जो बेसिकली थोड़ा सा जला देंगे, मतलब थोड़ा सा जो है मेल्ट करेंगे, पूरा मेल्ट नहीं करना आपको, उसको बेसिकली हीट करना है। द मोमेंट इट बिकम हीटेड देन ऑब्वियसली आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड सिल्वर कॉइन मिलेगा, उसके ऊपर आपने बेसिकली एक पंच जो है बेसिकली मार्क कर दिया। ये पंच किसका था, तो ये सिंबल का था, एंड दैट्स फिर इसको पंच मार्क सिल्वर कॉइन बोला जाता है। पंच मार्क सिल्वर कॉइन अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 5th सेंचुरी BC। एंड जैसे ही ये आए तो इट वाज बेसिकली ऑब्वियसली क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बिकॉज इनिशियल लेवल पे इंडिया का जो ट्रेड रहा है हमेशा बार्टर ट्रेड रहा है। कि इसके पहले की अगर हम लोग बात करें 5th सेंचुरी BC के पहले, तो अर्ली फेस ऑफ महाजनपद हम लोगों को दिखाई देता है। इसके पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एंटायर वैदिक सिविलाइजेशन इज अवेलेबल। एंड अगर हम लोग इसके भी पहले की बात करें तो हड़प्पा का तो डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट था मेसोपोटामिया से। तो ये ट्रेड चला कैसे करती थी व्हेन कॉइन्स आपके पास थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, लेना देना। किसी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक घड़ी देता हूं तो इन रिटर्न आप मुझे क्या दोगे, एक गोल्ड का कॉइन दे दोगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रेड, जो गांव के टाइम पीरियड में या फिर गांव में अभी भी होती है। खेती बाड़ी करने वाला बंदा जो है 5 किलो राइस लेके लेगा एंड आफ्टर ही विल एंटर इनटू द दुकान ऑफ से फॉर एग्जाम्पल लोहार, दैट इज बेसिकली आयरन स्मिथ, एंड आयरन स्मिथ से अल्टीमेटली कुछ इक्विपमेंट खरीदेगा, इन रिटर्न उसको राइस दे देगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रेड। बट बार्टर ट्रेड की वजह से आपकी इकोनॉमी हमेशा स्टैग्नेंट होती है। बार्टर ट्रेड की वजह से आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट की होगी बिकॉज उसमें अल्टीमेटली आपने एक चीज ली, एक चीज दे दी, ना बेसिकली किसी को प्रॉफिट हुआ है ना किसी को लॉस हुआ है। एंड प्रॉफिट लॉस के बिना अल्टीमेटली पैसा जो है आप निकालोगे ही कैसे। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता के रखी थी कि इशूइंग ऑफ द मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसा कमाता है। किसे फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1 रुपए का कॉइन दे रहा है, तो 1 रुपए कॉइन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा कितना हुआ है, 0.70 पैसा। वैसे ही अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जो है बेसिकली ₹100 की अगर एक नोट बना के दे रही है, तो ₹100 की नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा कितना हुआ है, 10 रुपया। तो 90 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया ना गवर्नमेंट को, एंड सिमिलरली 0.30 पैसे का तो प्रॉफिट हो गया गवर्नमेंट को। ये इश्यूज जो आप लेटर ऑन जब RBI मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया में जाओगे तब इलैबोरेटली समझोगे कि रिसेंटली इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये सारा पैसा जो है RBI का पैसा है, एंड RBI अपना पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट ये पैसा RBI से ले रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट अल्टीमेटली अलाउज द प्रॉस्पेरिटी इन योर कंट्री। मॉनिटरी पॉलिसी या फिर जब आपके कंट्री में कॉइन्स आते हैं तो आपके कंट्री का बार्टर ट्रेड जो है बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है, वो खत्म होना चालू होगा, एंड एवरीथिंग विल बेसिकली फॉल इन टर्म्स ऑफ द मनी। जहां पे मनी आएगा वहां पे प्रॉफिट आएगा, एंड प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू अर्बनाइजेशन या फिर ग्रोथ। ये हम लोग लेटर ऑन जो इलैबोरेटली बात करेंगे, बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये पंच मार्क सिल्वर कॉइन जो है ये हम लोगों को दिखाई दिया है अर्लिएस्ट टाइम पीरियड में।
अल्टीमेटली पंचमार्क सिल्वर कॉइन के ऊपर कोई हम लोगों को इंस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देता, एंड आफ्टर इसका जो मटेरियल है वो हमेशा ही हम लोगों को मैक्सिमम जो है सिल्वर ही दिखाई देता है। देयर आफ्टर अल्टीमेटली अपीयरेंस एंड सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5th-6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड ये वाले कॉइन जो अर्लीस्ट लेवल पे जो इशू हुए, अल्टीमेटली फर्स्ट अपीयरेंस इसका 6th सेंचुरी बीसी हम लोग इसीलिए मानते हैं बिकॉज लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि दे आर अवेयर ऑफ द कर्षपना एंड thereafter पना। बट लेटर वैदिक पीरियड के कोई भी साइड से हम लोगों को ये कॉइन्स के एविडेंसेस नहीं मिले। इट इज ओनली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद, जब लेटर वैदिक पीरियड के बाद ये टाइम पीरियड आया तो वहां से अल्टीमेटली हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन इलैबोरेटली बात करेंगे जब हम लोग वैदिक लिटरेचर देखेंगे। तो वेदा में ये क्लियरली लिख के रखा हुआ है कि दे आर अवेयर ऑफ द गोल्ड कॉइन एंड दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट कि कर्षपना एंड thereafter पना। बट ये हाईली इम्पॉसिबल है। वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन जो है ज्यादा तो छोड़ो हमको मिले ही नहीं है, एंड वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में लोगों को गोल्ड पता होगा या नहीं पता होगा इसके ऊपर भी बहुत ही बड़ी डिबेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लेटर वर्जन लिखे गए वेदा के उनमें अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन डाल के रखिए कि लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड जो है कर्षपना पना मिले है। बिकॉज आर्कियोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो महाजनपद के पहले हम लोगों को कोई भी एविडेंस जो है नहीं दिखाई देते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइनेज। एंड आफ्टर अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कि अर्लीस्ट लेवल के कॉइन जो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किए थे, ये अल्टीमेटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आप उस जमाने में बोलोगे गिल्ड भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, एंड इसका जो प्रॉपर संस्कृत नाम जो है दैट इज बेसिकली श्रेणीज। इसको बेसिकली नगरम भी बोला जाता था, इसको बेसिकली पुक्का भी बोला जाता था। तो ऐसे मल्टीपल डिफरेंट नाम जो है बेसिकली वो गिल्ड्स के आपको दिखाई देंगे, एंड दिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू इशू देयर कॉइन्स। ये कॉइन जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पहले के टाइम पीरियड में इशू किए करते थे। इसमें भी आपको कोई हैरत वाली बात आने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पीरियड में भी ये वाली चीजें जो है चलती है कि जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी अपने एक सेपरेट मॉनिटरी पॉलिसी या फिर सेपरेट मॉनिटाइजेशन होगा। तो इसमें आपको कोई बेसिकली ताज्जुब मानने की जरूरत नहीं। वी आर हैविंग बिटकॉइन जो गवर्नमेंट इशू नहीं करता, एंड सेम वी आर हैविंग मल्टीपल डिफरेंट कॉइन्स ऑफ द डिजिटल टाइप आज के टाइम पीरियड में आपको अक्रॉस वर्ल्ड जो अवेलेबल है। जब ये बिटकॉइंस नहीं हुआ करते थे तब ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है ये अपनी सेपरेट करेंसी भी इशू किया करती थी, एंड विच इज अलाउड इन योर कंट्री। कि आज के टाइम पीरियड में अगर मैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन जाता हूँ एंड अगर मैं बेसिकली अपनी एक सेपरेट करेंसी बनाता हूँ तो गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। गवर्नमेंट बेसिकली अलाउड दैट पर्टिकुलर करेंसी। ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पास वो करेंसी को बैक करने वाली प्रॉपर्टी है। तो अगर करेंसी को बैक करने वाली प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है तो ऑब्वियसली फिर वो करेंसी आप जो इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो बंदा जब वो करेंसी लेके आपके पास वापस आएगा तो आप उसको रिटर्न में वो प्रॉपर्टी या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द गोल्ड, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द करंट कॉइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है वो आप दे सकते हो। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन से कि जो इनिशियल लेवल के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आने चालू हुए महाजनपद टाइम पीरियड में, यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये इनिशियल लेवल के कॉइन जो इशू किए थे। द फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने इंडिया में अल्टीमेटली कॉइन्स इशू करना चालू करके रखा था दैट वाज बाय एंड लार्ज मौर्यंस के टाइम पीरियड में फिर गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली फिर डायरेक्ट अपने कॉइनेज इशू करने जो है चालू करके रखे थे। उसके भी हम लोगों को थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले जिसकी हम बात करेंगे। बट ये पंचमार्क सिल्वर कॉइन जिसको आप कर्षपना बोलोगे ये बाय एंड लार्ज मौर्यन पीरियड तक चले। एंड फिर मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड जो है अब इंडिया की जो है ट्रू ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द कॉइनेज हम लोगों को दिखाई देती है। मौर्यन पीरियड एंड हुआ, एंड मौर्यन पीरियड एंड होने के बाद हमने देखा था कि 180 बीसी आते आते इंडो ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया स्टार्टेड। एंड इंडो ग्रीक सब जब इंडिया में आएंगे तो उनके डायरेक्ट कनेक्शन ग्रीक लोगों के साथ है, एंड वहां पे कॉइन जो है काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड अब तक हो चुके थे। तो ऑब्वियसली वंस इंडो ग्रीक्स अराइव्ड इन आवर कंट्री दे ब्रॉट अलोंग विद देम द प्रॉपर कॉइन है जो आपको अब दिखाई देंगे। इंडो ग्रीक्स को मल्टीपल क्रेडिट जो है इंडिया में दिया जाता है, एंड ये मल्टीपल क्रेडिट का मतलब क्या है कि दे वर द फर्स्ट पीपल टू इशू प्रॉपर कॉइन्स इन आवर कंट्री। जो प्रॉपर कॉइन्स हम लोग बोलते हैं ये हम लोगों को सबसे पहले इन्हीं के अंडर दिखाई देता है। प्रॉपर कॉइन का मतलब क्या है कि पहले कॉइन सर्कुलर ही होना चाहिए। आपको कभी बेसिकली सर्कुलर या फिर सर्कल गोल के अलावा और कभी कॉइन दिखाई देते हैं क्या? देयर आफ्टर इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। देयर आफ्टर आपको इसके ऊपर जो बेसिकली इमेजरी दिखाई देनी चाहिए। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर है आपके कॉइन्स के जो प्रॉपरली हम लोगों को सबसे पहले इंडो ग्रीक में ही दिखाई देते हैं। अब यही पे आपको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली एक राजा का इमेज है। देयर आफ्टर यही राजे की इमेज मतलब ये ऑब्वर्स साइड, ऑब्वर्स मतलब आप हेड बोलोगे,
ये रिवर्स साइड है, रिवर्स मतलब आप टेल बोलोगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक शॉर्ट स्क्रिप्ट जो है बेसिकली इन्होंने लिख के रखी है। एंड फर्दर अल्टीमेटली कॉइन्स की एक और पेक्युलरिटी क्या है कि ये कॉइन जो हम लोगों को कंटेम्प्रेरी रिलीजियस इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से देते हैं। रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मतलब ये पर्टिकुलर जो गॉड है इट इज ग्रीक गॉड हेलियोस, एंड ये ग्रीक गॉड हेलियोस की एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने ये कॉइन के ऊपर देके रखी हुई है। इसके अलावा वी कैन से दैट कि इंडो ग्रीक इंडिया में जो है फर्स्ट रूलर माने जाते हैं टू इश्यू गोल्ड कॉइन। इंडो ग्रीक के पहले हम लोगों को इंडिया में गोल्ड कॉइन जो है नहीं दिखाई दिए, दे वर द फर्स्ट पीपल टू इश्यू गोल्ड कॉइन। एंड ऑब्वियसली उनके पास गोल्ड रहेगा, यूरोपियन कंट्रीज के पास अपने गोल्ड माइंस है, उनको गोल्ड की दिक्कत नहीं है, तो वही से अल्टीमेटली गोल्ड जो इंडिया में क्रिप इन हुआ है या फिर इतने बड़े बड़े गोल्ड कॉइन जो आपको बेसिकली जो इंडिया में आया है वो दिखाई देते हैं। तो जो प्रॉपर कॉइन एंड आफ्टर जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन वी कैन से दैट कि अब इंडिया में आना चालू किससे हुआ, तो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को आप इंडो बैक्ट्रियन भी बोलोगे बिकॉज ये अफगानिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान का एंशियंट नेम है बैक्ट्रिया। आज के टाइम पीरियड में हम लोग इसको अफगानिस्तान बोलते हैं बट एक्चुअल नाम जो इसका क्या रहा है तो ऑब्वियसली इट इज बेसिकली बैक्ट्रिया। तो इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज जैसे ये कॉइन्स अब इंडिया में आएंगे तो जो लेटर रूलर्स है अपने कंट्री के, दोस पर्टिकुलर रूलर्स आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। एंड ये रूलर जब हम लोगों को मल्टीपल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो है देके रखेंगे, एंड ये मल्टीपल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को धीरे धीरे जो है देखनी भी है कि इंडो ग्रीक के बाद फिर धीरे धीरे कुछ और इन्वेडर्स इंडिया के ऊपर आए, दैट इज शकाय, पहलावाज आए, देयर आफ्टर कुशान आए। एंड ये शकास, पहलावाज, कुशान जो है इन्होंने भी अब अल्टीमेटली धीरे धीरे इंडिया में अपने कॉइन्स इशू करने चालू किए। बट जैसे इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए तो गोल्ड कॉइन के साथ साथ अल्टीमेटली इन्होंने जो है सिल्वर एंड देयर आफ्टर कॉपर कॉइन भी इशू करने चालू करके रखे थे। इफ यू रिमेंबर ओरिएंटेशन में मैंने आपको कोरोबोरेशन समझाया था कि इतिहास का कोरोबोरेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड यही कोरोबोरेशन अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि वी आर हैविंग वन लिटरेरी सोर्सेस। ये लिटरेरी सोर्स कौन सा है हमारे पास, तो इट इज बेसिकली प्लिनी। प्लिनी ये एक रोमन हिस्टोरियन है एंड इसने एक बुक लिख के रखा है नेचुरल हिस्टोरिका करके। एंड इन दिस पर्टिकुलर बुक अल्टीमेटली प्लिनी ने हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी है कि 72 एडी में रोमन्स ने इंडिया के साथ का ट्रेड बैन कर दिया। तो रोमन्स अल्टीमेटली बैन ट्रेड विद आवर कंट्री। तो अगर रोमन्स ने इंडिया के साथ ट्रेड अगर बैन करके रखा हुआ है तो उसके कुछ रीजन भी प्लिनी ने देके रखे हैं। प्लिनी का कहना है कि इन प्रेसिडेंट 100 ईयर्स मतलब रफली पकड़ के चलो 72 बीसी से लेके 72 एडी, प्लिनी हैज गिवन अस इंफॉर्मेशन कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ सेस्टरकेस, 5 करोड़ सेस्टरकेस, सेस्टरकेस मतलब बेसिकली रोमन गोल्ड कॉइन हुआ करते थे, ये अल्टीमेटली ड्रेन हो चुके हैं। कहाँ पे ड्रेन हो चुके हैं, तो इंडिया एंड आफ्टर चाइना में। प्लिनी ने फर्दर ये भी हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के लिए ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो हैवीली क्रिटिसाइज हुई है रोमन एम्पायर में, बिकॉज इंडिया चाइना रोमन एम्पायर को क्या दे रहा है, तो कॉटन दे रहा है, देयर आफ्टर स्पाइसेस दे रहा है, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली सिल्क दे रहा है। बट ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग जो है ये आप बेसिकली गोल्ड कॉइन देके खरीद रहे हो, एंड अगर आप गोल्ड कॉइन इसके बदले में दे रहे हो देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज हैवीली प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया, it is heavily profitable for China, it is not at all profitable for whom, then obviously Roman Empire, because Roman gold दे रहे हैं, इन रिटर्न लेके क्या जा रहे हैं, तो स्पाइसेस, इन रिटर्न लेके क्या जा रहे हो, कॉटन, इन रिटर्न लेके क्या जा रहे हो, सिल्क। आप जाओगे क्या मार्केट में कि भाई मसाले खरीदने इन रिटर्न गोल्ड कॉइन ले लो, कपड़ा खरीदना है इन रिटर्न गोल्ड कॉइन ले लो, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज मेटल की वैल्यू जो है हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेरिशेबल कमोडिटी। ये सारी की सारी पेरिशेबल कमोडिटी आप खा लोगे खत्म हो जाएगी, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। गोल्ड का वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बढ़ता ही रहेगा, एंड दैट्स अल्टीमेटली प्लिनी ने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स के लिए दिस पर्टिकुलर ट्रेड वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड इन रोमन सिनेट, एंड फाइनली 72 एडी में दैट डिसीजन वाज टेकन दैट ट्रेड विद इंडिया, ट्रेड विद चाइना हैज टू बी बैन। एंड ये ट्रेड विद इंडिया, ट्रेड विद चाइना अल्टीमेटली बैन जो है इन्होंने 72 एडी में किया। एंड यही टाइम पीरियड में सारे के सारे लोग जो इंडिया में बैठे हुए थे, दिस पर्टिकुलर इन्वेडर जो इंडिया में बैठे हुए थे, हम लोगों को इनके ऊपर पड़ता हुआ इम्पैक्ट दिखाई देगा कि इन्होंने अपने गोल्ड कॉइन तो इशू कर लिए, बट गोल्ड के साथ साथ अब हम लोगों को दिखाई देता है कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड देयरआफ्टर प्रोटीन के कॉइन जो वो भी इंडिया में आने चालू हो गए। तो अगर आपका रूलर गोल्ड के अलावा बाकी के मेटल के कॉइन्स भी अगर सर्कुलेशन में ला रहा है तो इट इज क्लियरली शोइंग कि देयर इज डर्थ ऑफ गोल्ड इन योर कंट्री। एंड डर्थ ऑफ गोल्ड क्यों है, बिकॉज अब रोमन ने अपना गोल्ड आपको देने से मना कर दिया।
एंड यू कांट डू एनीथिंग टू दैट ना। आज अगर यूरोपियन कंट्रीज उठ के बोलती है कि वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट गोल्ड ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया एंड चाइना इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इट इज देयर राइट कि इन विच कमोडिटी दे हैव टू कैरी आउट ट्रेड एंड इन विच कमोडिटी दे डोंट हैव टू कैरी आउट ट्रेड। हमारे पास तो गोल्ड माइंस है ही नहीं, गोल्ड माइंस सारी की सारी उधर वो वाली कंट्रीज में हमको दिखाई देती है। एंड दैट्स फिर ये वाले पीरियड में ही हम लोगों को इनिशियल लेवल पे जो इकोनॉमिकल डिक्लाइन है इंडिया का अब दिखाई देना चालू हुआ। इकोनॉमिकल डिक्लाइन क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली डर्थ ऑफ द गोल्ड, जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मेटल उस जमाने में माना जाता था। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर इंडिया के पास कॉपर या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड एंड या फिर आयरन, इनका डर्थ हो गया तो इंडिया की इकोनॉमी भी तो कोलैप्स हो जाएगी। इकोनॉमी आपकी चलती कैसी है? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल मतलब आपको नेचुरल रिसोर्सेस लगते हैं एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली ये सारे मेटल आपके कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपर नहीं है तो आप कॉइन्स कैसे बनाओगे 5-10 रुपए के? अगर आपके पास अल्टीमेटली ये नहीं है, दैट इज सिल्वर नहीं है, तो 1-2 रुपए के कॉइन आप कैसे बनाओगे? अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो यू आर किलिंग द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री दैट इज देयर इन आवर कंट्री, दैट इज गोल्ड इंडस्ट्री। एंड अगर आपके पास आयरन नहीं है तो अल्टीमेटली फिर ये सारे ही मेटल एंड सारे ही बाकी के नेचुरल रिसोर्सेस, इनको फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के वाली जो मशीनरी आप बनाते हो, दैट इज हैवी इंडस्ट्री, वो मशीन आप बनाओगे कहाँ से अगर आपके पास आयरन ही नहीं है तो? एंड दैट्स अ मेटल हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी। ये हम लोगों ने टाइमलाइन में भी देखा था कि चैल्कोलिथिक एज मतलब क्या है? तो कॉपर। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली हड़प्पन एज मतलब क्या है? तो ब्रॉन्ज। एंड देयर आफ्टर वैदिक एज मतलब क्या है? तो आयरन। एंड जहां पे आयरन आया वहां पे सिविलाइजेशन जो बहुत आगे आपकी बढ़ गई। यही आयरन एंड कोल लेटर ऑन हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब देखेंगे वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर यूरोपियन कंट्रीज, कि उनको वो नेचुरल एलिमेंट मिले एंड उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को एंशिएंट पीरियड ऑफ द टाइम में देखनी है कि धीरे धीरे करके ये इकोनॉमिकल डिक्लाइन जो इंडिया का सेट हुआ, इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट वाज दैट कि अल्टीमेटली इंडिया के अंदर आने वाला जो गोल्ड कॉइन है वो डिक्लाइन हो रहा था। गोल्ड कॉइन डिक्लाइन होने की वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ा कॉपर के ऊपर, प्रेशर बढ़ा किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर, एंड प्रेशर बढ़ा आयरन के ऊपर। एंड ऑब्वियसली उस जमाने में उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जितना डिमांड है उतना ज्यादा आपको नेचुरल रिसोर्स हार्नेस करो। फर्दर अब अपने लोगों को गोल्ड कॉइन की जो आदत लगा के रखी हुई है, अगर उनके जगह उनको कॉपर कॉइन एंड आफ्टर आयरन कॉइन दोगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एंड देन देयर इज अ डिबेट ऑल्सो कि कितना ज्यादा पेनिट्रेशन ये सारे के सारे गोल्ड कॉइन का एंड गोल्ड का इंडिया में हुआ है, जो हम कंसिडर करते कि ज्यादा ही रहेगा। बिकॉज आज के टाइम पीरियड में अगर इंडिया में इतना गोल्ड का डिमांड है, उस जमाने में भी वही तो इंडियंस थे। एंड फिर इसके अलावा फिर ये भी डिबेट है कि अगर आपका ट्रेड खत्म हो रहा है तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड फिर इंडिया के रूलर ने अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी में क्या क्या शिफ्ट लाया, जो लेटर ऑन हम देखेंगे कि अब इसके बाद सातवाहना का रूल आएगा, सातवाहना के बाद गुप्ता का रूल आएगा, एंड सातवाहना एंड गुप्ता में ही इंडिया का फ्यूडलिज्म चालू हुआ। तो फ्यूडलिज्म चालू होने के पीछे भी अल्टीमेटली डिक्लाइनिंग ऑफ द ट्रेड वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रोमन ने ट्रेड ही बैन कर दी, रोमन ने बोल दिया आपको कि ट्रेड नहीं करेंगे, तो अब आप करोगे क्या? आपको वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो आप रेवेन्यू का दूसरा सोर्स बनाओगे, दैट इज लैंड। एंड दैट इज हाउ लैंड वैल्यू ऑफ इंडिया में जो है काफी सिग्निफिकेंटली बढ़नी चालू हो गई। ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट रहे इंडिया के कि आज भी अगर आप इंडिया के फैमिली को जाके पूछोगे कि पैसा कमाना है तो अल्टीमेटली किस में इन्वेस्ट करना है, तो लैंड में करना है एंड आफ्टर गोल्ड में करना है। बिकॉज इसकी वैल्यूज जो है ये ऑलमोस्ट 1000-2000 साल पहले जो डिटरमाइन करके रखी थी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के किंग्स ने, वह देयर इकोनॉमिकल पॉलिसी, जिसके ऊपर जो हम लोग बाद में बातें करेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू कैन से दैट कि दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कॉपर कॉइन है। अब ऑब्वियसली कॉपर जो है वो बेसिकली ब्लैक पड़ गया है। अगर आपने देखा होगा कि कॉपर अगर आप नॉर्मली ओपन में रखते हो तो ऑब्वियसली वो ब्लैक पड़ना चालू हो जाता है, बट दिस इज बेसिकली डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी ऑफ द कॉपर कॉइन। अगर आप इनसे कंपेयर करोगे कि ये इंडिया में जो गोल्ड कॉइन आ रहे थे तो ऑब्वियसली इनकी जगह ये वाले कॉइन अगर आने चालू हो गए तो यू कैन क्लियरली से कि इंडिया की अब इकोनॉमिकल कंडीशन एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में डिक्लाइन हो रही है। एंड देयर आफ्टर दैट ब्रिंग्स अस टू द गुप्ता कॉइन्स, कि अल्टीमेटली फिर कुषाण पीरियड के बाद में गुप्ता पीरियड आते आते तो हमको कॉइन जो है इंडिया के बाय एंड लार्ज खत्म ही होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड देयर वाज मॉनिटरी अनीमिया। मॉनिटरी अनीमिया का मतलब क्या है कि कंट्री में कॉइन्स ही नहीं मिल रहे हैं। एंड अगर आपकी कंट्री में मॉनिटरी अनीमिया हमको दिखाई देता है तो इट क्लियरली शोज कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी खत्म हो चुका है, देयर आफ्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री भी खत्म हो चुकी है, एंड कंट्री वापस से अग्रेरियनाइजेशन की तरफ आ गई है। बिकॉज अग्रेरियनाइजेशन मतलब विलेज, विलेज मतलब बार्टर ट्रेड। कॉइन आपके कहाँ पे चलेंगे? अर्बन सेंटर्स में ही ज्यादा चलते हैं। तो अगर आपके कंट्री में कॉइन मिल ही नहीं रहे हैं
दैट बेसिकली अगर पहले वाले जमाने में से फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख कॉइन्स मिले अलग अलग टाइप के, गुप्ता पीरियड आते आते आपको बस बेसिकली 2-4-5 हजार कॉइन्स ही मिले हुए हैं। तो इट क्लियरली शोज कि अब आपके कंट्री में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म है, आपके कंट्री का अर्बनाइजेशन खत्म है, एंड आपकी कंट्री में एक प्रॉपर रूरलाइजेशन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी जो चालू हुआ है, दैट इज फेडरलिज्म चालू हुआ है। एंड यही चीज अल्टीमेटली हम लोगों को गुप्तास के अंदर भी दिखाई देती है कि पहले तो देयर इज अ डर्थ ऑफ कॉइन्स, हम लोगों को गुप्ता पीरियड में इतने ज्यादा कॉइन्स नहीं मिलते जितने हम लोगों को प्री गुप्ता पीरियड में मिले हुए हैं, जिसका डाटा हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ द एंड ऑफ गुप्ता, मतलब पहले थे चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, देयर आफ्टर फिर समुद्रगुप्ता, देयर आफ्टर चंद्रगुप्ता द सेकेंड। चंद्रगुप्ता द सेकेंड आते आते अल्टीमेटली हम लोगों को कंट्री में सिल्वर एंड कॉपर कॉइन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड कॉइन। एंड फिर कुमारगुप्ता एंड देयर आफ्टर स्कंदगुप्ता आते आते तो गोल्ड कॉइन जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के ही हमको दिखाई दिए है। तो अल्टीमेटली यही वाली चीज जो है लेटर ऑन जब हम लोग गुप्ताज में जाएंगे देखेंगे। फिर हमने एक और डाटा देख के भी रखा था कि अगर हम लोग कुषाण कॉइन को अगर गुप्ता कॉइन से कंपेयर करते हैं तो कुषाण एंड गुप्ता कॉइन्स के बीच का एक और डिफरेंस है कि जब साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने ये कॉइन्स को मेल्ट किया, तो मेल्ट करने के बाद वी हैव बेसिकली फाउंड दैट एस्पेक्ट कि कुषाण के कॉइन जो है वो 100% जो प्योर कॉइन हुआ करते थे, जबकि अगर हम लोग गुप्ता के कॉइन्स की बात करें तो इसमें 50% जो है इम्प्योरिटीज ऐड थी। मतलब जो गोल्ड कॉइन भी आप इशू कर रहे हो ये 100% प्योर गोल्ड कॉइन नहीं है, इसमें अल्टीमेटली ईदर सिल्वर या फिर बेसिकली कॉपर जो है आपने मिलावट करके रखी हुई है। इट अगेन शोज कि यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ द गोल्ड टू इशू योर कॉइन्स। एंड आपके पास गोल्ड क्यों नहीं है? बिकॉज जो कंट्री आपको गोल्ड दे रहा था वो कंट्री ने आपके कंट्री के साथ ट्रेड ऑलमोस्ट 200 ईयर पहले अब बैन करके रखी हुई है। ये कंडीशन आपको इंडिया में आज भी दिखाई देती है कि इंडिया डज नॉट हैव गोल्ड। अल्टीमेटली इंडिया में जो भी गोल्ड आता है इट इज इम्पोर्टेड गोल्ड, एंड दैट्स फिर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि आपको गोल्ड से डिसवर्ड करने के लिए अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाती है कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड आप गोल्ड बॉन्ड में बेसिकली इन्वेस्ट करो। आपके पास फिजिकली गोल्ड नहीं रहेगा, आपके पास बस एक पेपर रहेगा, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग यू गारंटी कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड की है वो आपको मिलेगी। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का वो सोना लाने का खर्चा बच जाता है ना, रादर देन बेसिकली गेटिंग दिस फिजिकल गोल्ड, आप गोल्ड का बॉन्ड आपको मिलेगा। मतलब एक पेपर में गवर्नमेंट की गारंटी मिलेगी कि आज के मार्केट वैल्यू के ऊपर आपने गोल्ड खरीदा है, एंड जब इसको बेचने जाओगे तो उस टाइम का जो मार्केट वैल्यू है वो गवर्नमेंट आपको गोल्ड का दे देगा। तो ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट जो अब आज के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट बना रही है बिकॉज वी इम्पोर्ट गोल्ड, एंड यही गोल्ड इम्पोर्ट अब गुप्ता पीरियड तक जो है पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। एंड इसके ये वेस्टिजेस है कि पहले तो ये लोगों ने अपने सिल्वर कॉपर कॉइन जो है बेसिकली इशू करने चालू कर दिए, एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे जो गोल्ड कॉइन फेज आउट ही हुए। बट फिर भी हम लोग गुप्ता पीरियड के अगर कॉइन की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड के कॉइन का कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा रहा है। यानी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि गुप्ता पीरियड में हम लोगों को मल्टीपल डिफरेंट कॉइन जो वो दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली फिर गुप्ता पीरियड के कॉइन जो इट विल बी लाइक दिस वन, कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्लियरली दिखाई देगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे एक दिस इज ऑब्वर्स साइड, ऑब्वर्स मतलब हेड, एंड देयर आफ्टर दिस इज रिवर्स साइड। रिवर्स का मतलब क्या है? तो ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट टेल। यहाँ पे आपको बेसिकली वाला जो कॉइन है ये चंद्रगुप्ता का कॉइन है, एंड चंद्रगुप्ता का जो बेसिकली कॉइन है दिस पर्टिकुलर कॉइन इज अगेन बेसिकली यू कैन से दैट क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसको बेसिकली लायन स्लेयर कॉइन माना जाता है। लायन स्लेयर कॉइन अगेन काफी सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर हम लोग एंशियंट पीरियड में जब जाएंगे, मीडियल पीरियड में जाएंगे तब बात करेंगे। बट ये कॉइन में आपको क्या दिखाई देता है कि चंद्रगुप्ता इज स्टैंडिंग अलोंग विथ हिज क्वीन। मोस्ट प्रोबेबली क्वीन जो है ध्रुव देवी ही रहेगी। एंड आफ्टर अगर हम लोग इसके रिवर्स में जाते हैं तो चंद्रगुप्ता इज बेसिकली सिटिंग ऑन अ लायन। तो अल्टीमेटली एक लायन के ऊपर जो अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि जो लायन का सिग्निफिकेंस एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम से ही जो इंडियन सिविलाइजेशन में रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट है। आपने कभी ना कभी तो ये वाली स्टोरी सुनी होगी, जो बड़े बड़े राजा होते हैं यू नेम दैट पर्टिकुलर किंग, एंड फिर वो पर्टिकुलर किंग के साथ ये स्टोरी आपको हमेशा एसोसिएटेड दिखाई देगी कि भाई वो किंग ने क्या किया है कि कोई ना कोई तो टाइगर या फिर लायन दैट इज शेर जो है उसका बेसिकली मुंह जो अपने हाथ से जो फाड़ दिया है। फिजिकली इम्पॉसिबल चीज है ये। फिजिकली इम्पॉसिबल मतलब बेसिकली अगर मॉडर्न डे साइंस अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग कि आप शेर का बेसिकली पहले तो जबड़ा पकड़ो, दैट इज मुंह पकड़ो, एंड देयर आफ्टर उसको फाड़ दो। बट फिर भी आपको स्टोरीज हर पर्टिकुलर किंग के साथ जो एसोसिएटेड दिखाई देगी। इसका हम लोगों को अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ पे मिलता है? तो अल्टीमेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अल्टीमेटली हम लोगों को ऐसे कुछ सील्स मिले हैं विच रिजेंबल दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी।
एंड फिर हम ये भी कंसिडर करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अल्टीमेटली लायन या फिर टाइगर इनको मारना इस ब्रेव, ये वाला एंगल कहाँ से आया? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है गलगमेश की, कि गलगमेश ने अल्टीमेटली अपने दोनों हाथों से 2 बेसिकली लायन जो है मार दिया है। तो वहां से अल्टीमेटली वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्रिपिन हुई स्टोरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन से वो स्टोरी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो जाके जो है वैदिक सिविलाइजेशन में क्रिपिन हुई। एंड वैदिक सिविलाइजेशन में जहां से वो क्रिपिन हुई तो वहां से अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली वो स्टोरी जो बहुत ही आगे बढ़ी है। अब इसके मल्टीपल कॉनोटेशन है, बट फिर अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर कॉइन जो है इसका एक और कॉनोटेशन निकलता है कि लायन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा। अगर गौतम बुद्धा का आप बात करोगे तो इनिशियल लेवल पे गौतम बुद्धा के कोई इमेजेस वगैरह नहीं थे ना। गौतम बुद्धा डाइड इन 483 BC एंड आफ्टर गौतम बुद्धा के पहले इमेजेस हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो 200 AD के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को गौतम बुद्धा के अर्लीस्ट इमेजेस दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इट वाज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ द आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मतलब गौतम बुद्धा जो है उनसे एसोसिएटेड फिर मल्टीपल बेसिकली एनिमल आपने बनाए एंड आफ्टर एनिमल बना के आपने इसका सिग्निफिकेंस देना चालू किया। जैसे फॉर एग्जांपल धर्म चक्र मुद्रा, दैट इज अशोक चक्र जो इंडिया के फ्लैग में भी है। ये मुद्रा का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट धर्म चक्र। एंड इसका मतलब है कि अब हिंदू रिलीजन जो है ये कंट्री से जा चुका है एंड इसके जगह बुद्धिस्ट रिलीजन जो वो कंट्री के ऊपर आने वाला है। वैसे ही फिर अल्टीमेटली गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड एक और सिंबल आपको हमेशा दिखाई देगा, दैट इज एलिफेंट। बिकॉज बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि अल्टीमेटली एलिफेंट के थ्रू गौतम बुद्धा की जो सोल है ये उनके मदर के वॉर्म में आ गई। तो अगर आपको एलिफेंट का इमेज दिखाई देता है तो इट इज नथिंग बट गौतम बुद्धा हिमसेल्फ। गौतम बुद्धा का एक और नाम हमेशा रहा है, दैट इज बेसिकली शक्या सिम्हा। तो शक्या सिम्हा का मतलब क्या हुआ? तो शक्या सिम्हा का मतलब होता है कि अल्टीमेटली शक्या ये जो है कंट्री या फिर शक्या ट्राइब उसके ये लायन रहे हैं। एंड दैट्स आपको दिखाई देगा कि लेटर ऑन जब अशोका ने अपना रॉयल इंसिग्निया बनाया, दैट इज 4 लायन वाला सिंबल जो अभी इंडिया का रॉयल एम्बलम भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अगर अशोका ने 4 लायन वाला एक सिंबल बना के रखा हुआ है तो इसका मतलब गौतम बुद्धा या फिर बुद्धिज्म जो है अब बेसिकली चारों दिशाओं में हम लोग जो है स्प्रेड करने वाले हैं। एंड दैट्स फिर हिंदू रिलीजन में जब जब लायन आता है या फिर लायन को स्ले करने की बातें आती है तो ऑब्वियसली इसका एक कॉनोटेशन वो भी होता है कि अपने हिंदू रिलीजन अपने कंट्री में असर्ट करके रखा हुआ है एंड आफ्टर अपने बुद्धिस्ट रिलीजन को एनहाइलेट करके रखा हुआ है। तो ऐसे मल्टीपल कल्चरल सिग्निफिकेंस जो आपको कॉइन्स के दिखाई देंगे। लेटर ऑन हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के कॉइन्स देखेंगे भी एंड वो कॉइन्स के कॉनोटेशन भी हमको देखने हैं। बट अगर गरुड़ टाइप है तो मतलब वो पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर गरुड़ का हम लोगों को सिंबल दिखाई दिया है। एंड गरुड़ इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज जैसे अशोका का रॉयल इंसिग्निया या फिर रॉयल सिंबल जो है इट वाज 4 लायन, तो वैसे ही गुप्तास का रॉयल इंसिग्निया या फिर रॉयल सिंबल जो है इट इज नथिंग बट गरुड़। वैसे फिर धनुर्धारी, धनुर्धारी मतलब बेसिकली आपको गुप्ता किंग जो है आर्चरी में बेसिकली निपुण होते हुए दिखाई देंगे। अगेन एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम में इट इज एन अकस्टमरी थिंग कि इफ यू वांट टू बिकम अ बिग किंग देन आपको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए कि यू शैल बी गुड स्वॉर्ड्समैन, यू शैल बी गुड आर्चर एंड आफ्टर यू शैल बी गुड हॉर्स राइडर। तो आपको ये तीनों बेसिकली राजा के इमेजेस जो है कॉइन्स में दिखाई देते हैं कि राजा जो है बेसिकली एक बाढ़ मार रहा है, राजा जो है बेसिकली तलवार लेके खड़ा हुआ है एंड राजा जो है बेसिकली फिर अश्वरोही मतलब राजा अपना घोड़ा चला रहा है। तो आप अपने लोगों को जो है ये बेसिकली बताना चाहते हो कि योर किंग जो है बेसिकली ही इज व्हाट देन वेल प्रोफिशिएंट इन ऑल दिस पर्टिकुलर एंगल, या फिर ये सारी चीजों में आपका किंग जो है क्या है तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपके पास धनुर्धारी है, वैसे फिर विक्रमादित्य अश्वरोही। तो विक्रमादित्य अश्वरोही का मतलब वही है कि बेसिकली इसमें आपको चंद्रगुप्ता द सेकंड जो है घोड़ा चलाता हुआ दिखाई देगा एंड देयर आफ्टर अपने इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में लिख के रखे हुए आपके कॉइन्स के ऊपर वहां पे आपने विक्रमादित्य इसको बोल के रखा हुआ है। तो चंद्रगुप्ता का भी नाम बेसिकली इस पे अवेलेबल है कॉइन के ऊपर, विक्रमादित्य का नाम भी अवेलेबल है एंड देयर आफ्टर अपने बीच में जो है चंद्रगुप्ता को अश्वरोही दिखाई दिया है मतलब घोड़ा चलाते हुए दिखाई दिया है। वैसे फिर छत्रधारी, छत्रधारी भी काफी सिग्निफिकेंट है कि छत्र वाला जो सिंबल है ये भी बेसिकली आपको इंडिया के रिलीजियस माइथोलॉजी में हमेशा दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर हम लोग हिंदू टाइटल्स की बात करते हैं तो हम लोगों को मल्टीपल डिफरेंट हिंदू टाइटल्स दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर होता है सम्राट, सम्राट के नीचे अल्टीमेटली जो है होते हैं फिर छत्रपति, छत्रपति के नीचे अल्टीमेटली आपको दिखाई देंगे महाराजाधिराज, देयर आफ्टर अल्टीमेटली इनके नीचे आपको दिखाई देंगे महाराज एंड महाराज के नीचे अल्टीमेटली आपको दिखाई देंगे राजा
एंड राजा के नीचे अल्टीमेटली फिर आपको इंडिया के विलेज हेरिडिटरी चीफ्टेन, जिनको विलेज फ्यूडल लॉर्ड जो आप बोलोगे, इनके ऊपर भी आपने सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया में इनको अभी के लिए राय, रावत, राणा, खूट, मुकादम, या फिर अगर आप दक्खन में जाते हो तो पाटिल, पटेल, म्हात्रे, या फिर अगर आप एकदम ही साउथ इंडिया में जाते हो तो तेलंगाना में इनको, या फिर तेलुगु लैंग्वेज में इनको जो है रेड्डी बोला जाता है, एंड आफ्टर कन्नडिगा या फिर कन्नड़ लैंग्वेज में इनको गौड़ास बोला जाता है। एकदम ही साउथ इंडिया में आप जाओगे, दैट इज तमिलनाडु में, तो यू विल कॉल देम एज अ पॉलीगार। तो ये क्या है सारा का सारा कि बेसिकली ये हिंदू टाइटल्स है। ये टाइटल जो आप अपने मन के हिसाब से नहीं लेते हो, इसके लिए फिर आपको मल्टीपल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एंड ये जो मल्टीपल सैक्रिफाइसेस जो आप करते हो, दैट इज बेसिकली अश्वमेधा सैक्रिफाइस, राजसूया सैक्रिफाइस, वाजपेय सैक्रिफाइस, देयर आफ्टर अल्टीमेटली हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइस, हवीर सैक्रिफाइस आपको कभी कभी करना पड़ता है, लास्ट के लेवल का अग्निहोत्र सैक्रिफाइस आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर अल्टीमेटली टाइटल जो है आपको मिलते हैं। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली इसमें ये टाइटल जो है इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मोमेंट यू आर कॉलिंग योर सेल्फ एज अ छत्रपति, तो बेसिकली आपके सर के ऊपर जो है बेसिकली छत्र अवेलेबल है, एंड आपके सर के ऊपर अगर छत्र अवेलेबल है तो देयर इज नो बिगर अथॉरिटी देन यू। फिर आपके एरिया के जितने भी लोकल लेवल के किंग है, वो कोई भी हो, अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्सेप्टेड योर सुजरेनिटी, एंड दैट्स फिर अल्टीमेटली छत्रधारी टाइप ऑफ द कॉइन जो है वो भी हमको मिलते हैं। एंड देयर आफ्टर फिर चक्र विक्रम टाइप। चक्र विक्रम टाइप मतलब ऑब्वियसली चक्र इज अ सिंबल जो किसके साथ अवेलेबल है, कि इनिशियल लेवल पे अगेन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में ही सबसे पहले शिव भगवान की इमेज, सबसे पहले अल्टीमेटली विष्णु भगवान की इमेजेस आए। तो शिव भगवान की इमेज एंड देयर आफ्टर विष्णु भगवान की इमेजेस जब तक नहीं थे हमारे पास, तो उनके साथ भी एक आइकोनोग्राफी हमेशा एसोसिएटेड रही है। यानी आइकोनोग्राफी बड़ी प्लेन एंड सिंपल है कि चक्र या फिर बेसिकली कॉन्च शेल, अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्च शेल मतलब बेसिकली आपका बेसिकली शंख होता है, शंख बोलता है उसको आई गेस हिंदी में, तो शंखनाद आपने सुना होगा कि अब मुंह में डाल के उसको आप शंख को बजाओगे, तो दैट इज बेसिकली कॉन्च शेल इन इंग्लिश, एंड देयर आफ्टर चक्र तो आपको पता ही है। एंड ये बोलने से आपको पता चलेगा कि ये दोनों सिंबल किसके साथ एसोसिएटेड है, तो लॉर्ड विष्णु के साथ एसोसिएटेड है। विष्णु भगवान के जितने भी अवतार है उनमें आपको चक्र दिखाई देगा, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार है उनके हाथ में आपको हमेशा कॉन्च शेल या फिर शंख दिखाई देगा। वैसे ही अल्टीमेटली अगर आप शिव भगवान की बात करोगे तो ही ऑलवेज वॉज बेसिकली सिग्निफाइड विद डमरू। डमरू जो है बेसिकली शिव भगवान का हमेशा ये बेसिकली रहा है, दैट इज बेसिकली साइन रहा है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली दूसरा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज बेसिकली अ ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट एंड देयर आफ्टर डमरू। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये दोनों पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज जो थी एक जमाने में एंशियंट टाइम पीरियड में रहा करती थी। एंड एंशियंट टाइम पीरियड वाला जो बेसिकली पीरियड है वो सारा का सारा वॉरफेयर भरा हुआ पीरियड है। एंड दैट्स ये सिंबल कि विष्णु भगवान जो है उन्होंने भी मल्टीपल वॉरफेयर खेले हुए हैं, शिव भगवान ने भी मल्टीपल वॉरफेयर खेले हैं। एंड वॉरफेयर खेलने के टाइम पीरियड में आपका सबसे पसंदीदार हथियार कौन सा है, तो एक तो ट्राइडेंट है या फिर चक्र है जो आपके बेसिकली हाथ में या फिर बेसिकली उंगली में हमेशा दिखाया जाता है। एंड देयर आफ्टर वॉरफेयर अगर आपको चालू करना है तो एज पर हिंदू सिस्टम आपको बेसिकली पहले सामने वाले बंदे को आगाह करना पड़ता है। आगाह करना पड़ता है का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली आपको सामने वाले बंदे को जो है बताना पड़ता है कि वी आर स्टार्टिंग द वॉरफेयर। फिर आप ये बताओगे कैसे, तो ऑब्वियसली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। दैट्स आपको आज भी दिखाई देगा कि इंडियन आर्मी में म्यूजिकल बैंड अवेलेबल है। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि यार ये आर्मी में म्यूजिकल बैंड क्यों है, बिकॉज एक ज़माने में ये म्यूजिकल बैंड जो है बेसिकली दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो यू विल बेसिकली स्टार्ट ऑफ विथ अ म्यूजिक, जिससे अल्टीमेटली आप सामने वाले आर्मी को बताओगे कि भाई वॉरफेयर चालू हुआ है। एंड आफ्टर म्यूजिक के जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है उससे अल्टीमेटली आप क्या ट्राई करते हो कि सामने वाले बंदों के पास या फिर इन्वेडर्स के पास घोड़े है या फिर देयर आफ्टर एलिफेंट है, तो उनको आपको डराना भी है। ये दोनों डरपोक एनिमल है, बट अल्टीमेटली अगर आप इनको डराओगे तो अल्टीमेटली वो उल्टे पाव भाग भी जाएंगे। एंड दैट्स डराने के लिए म्यूजिक जो है इट वाज इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स फिर आपको सिंबल दिखाई देते हैं डमरू एंड देयर आफ्टर कॉन्च शेल। जब जब शिव भगवान वॉरफेयर खेलेंगे तो ड्रम्स बजेंगे, डमरू बजेगा। एंड जब जब बेसिकली विष्णु भगवान वॉरफेयर खेलेंगे तो क्या बजेगा, देन ऑब्वियसली आपका जो कॉन्च शेल जो हमेशा बजेगा।
तो शंखनाद से अगर आपने वॉरफेयर बेसिकली चालू किया तो बेसिकली आप जय श्री राम का नारा देके वॉरफेयर खेलोगे, देयर आफ्टर फिर बेसिकली आप जो है जय श्री कृष्ण का वॉरफेयर या फिर नारा देके वॉरफेयर खेलोगे। तो यार बेसिकली फाइटिंग द वॉरफेयर फॉर विष्णु भगवान। एंड अगर आपने डमरू के साथ या फिर ड्रम के साथ अगर वॉरफेयर खेलना चालू किया तो आप हर हर महादेव का नारा देके वॉरफेयर खेलोगे। तो इसके ऊपर भी एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में वी आर गोइंग टू टॉक थोड़ी बहुत मिलिट्री एस्पेक्ट, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री वॉरफेयर का नॉलेज जो आपको होना जरूरी है। एंड जैसे फिर इन्होंने बोला कि ही इज अ चक्र विक्रम, चक्र विक्रम का मतलब क्या है, तो अल्टीमेटली ही हैज बिकम विक्टोरियस वाया ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड दैट्स व्हाई फिर लॉर्ड विष्णु का जो हथियार है इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर, अपने उंगली के ऊपर भी दिखा के रखा है, दैट इज चक्र। देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता द सेकंड जो है, इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहले वी कैन से दैट गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, नॉट इंडिया में, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले सिल्वर कॉइन जो इशू किया है। तो गुप्ता डायनेस्टी जब 319 एडी में पावर में आई तो इट वाज अ पावरफुल डायनेस्टी। एंड उन्होंने वही बोला ना कि भाई हम लोग क्यों सिल्वर एंड कॉपर कॉइन इशू करें, हमारे पास भर भर के सोना अवेलेबल है। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 400 आते आते अल्टीमेटली गुप्ता डायनेस्टीज के किंग रियलाइज कि भाई ये सोना कभी ना कभी तो खत्म होगा। अगर बेसिकली हमारे पुरखों ने जमा किया हुआ सोना, इसको हम कॉइन्स में मेल्ट बना के ऑर्डिनरी लोगों को दे रहे हैं, तो फिर ये सोना जो है या फिर गोल्ड इज बाउंड टू रन आउट and you are not getting new supply of the gold anymore because Roman has banned trade with you. And that's why by the time period of the Chandragupta to आते आते अब हम लोगों को लार्ज लेवल पे सिल्वर कॉइन्स दिखाई देने चालू हो गए। तो इट वाज एन अटेम्प्ट टू सब्सटीट्यूट गोल्ड कॉइन विद द सिल्वर कॉइन, कि भाई पहले गोल्ड कॉइन थे तो गोल्ड कॉइन अब हम लोग नहीं यूज करेंगे, सिल्वर कॉइन जो अल्टीमेटली उसका जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एंड सिल्वर कॉइन को अल्टीमेटली इन्होंने नाम भी देके रखा था रूपक, जो बाय एंड लार्ज इंडिया में कंटिन्यू रहा। इनफैक्ट यही रूपक का मुगलों ने करप्ट वर्जन निकाला, दैट इज रुपया, एंड यही रुपया इंडिया में आज भी चलता है। दैट्स 1 रुपया 2 रुपया, ये जब आप बोलते हो तो इट बट ऑब्वियस कि उसके अंदर सिल्वर है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो दिस इज समथिंग that we can call about Gupta coins, and that finally brings us to the analysis of the coins as a source of the ancient India। कि अगर हमको इनका सिग्निफिकेंस देखना है तो सिग्निफिकेंस में हम लोगों को सबसे पहले यही दिखाई देता है कि क्रोनोलॉजी वी कैन डिटरमाइन। अल्टीमेटली क्रोनोलॉजी काफी सिग्निफिकेंट है, एंड कॉइन्स के ऊपर जो हम लोगों को फिर मल्टीपल जगह पे डेट्स भी दिखाई देते हैं, देयर आफ्टर किंग के इमेजेस भी दिखाई देते हैं, एंड देयर आफ्टर किंग का नाम भी दिखाई देता है। तो इफ वी यूटिलाइज कोरोबोरेटरी एविडेंसेस, तो कोरोबोरेटरी एविडेंसेस से अल्टीमेटली जो है हम लोग एक काफी इलैबोरेट लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, कि हमने देखा था कि अगर गुप्ता डायनेस्टीज की ही अगर हम लोग बात करते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, चंद्रगुप्ता द फर्स्ट के बाद अल्टीमेटली समुद्रगुप्ता वाज देयर, एंड समुद्रगुप्ता अल्टीमेटली डाइड। इसके मरने के बाद समुद्रगुप्ता ऑलवेज वांटेड कि हिज एल्डेस्ट सन दैट इज रामगुप्ता शॉल बिकेम द न्यू किंग, एंड रामगुप्ता बना भी किंग। रामगुप्ता के बाद अल्टीमेटली फिर चंद्रगुप्ता द सेकेंड, जो रामगुप्ता का छोटा भाई है, ही हैड बिकम द किंग। एंड इसने जैसे ही किंग बना तो ऑब्वियसली अपने भाई के सारे एविडेंसेस जो मिटा दिया। मैंने आपको वाला इन्फॉर्मेशन भी देके रखा था कि ही अल्टीमेटली रिवोल्टेड, किल्ड हिज ब्रदर, एंड thereafter मैरिड हिज बेसिकली सिस्टर इन लॉ दैट इज ध्रुव देवी। एंड इन एनीवेज इसने तो इसके सारे एविडेंसेस मिटा दिए, इनके मल्टीपल इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट ये मल्टीपल इंस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोगों को कहीं भी रामगुप्ता का नाम नहीं दिखाई देता है। इसने बेसिकली इनका नाम लेके रखा है, इनका नाम लेके रखा है, श्री गुप्ता का नाम, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, घटोत्कच का नाम, हु वाज द सक्सेसर ऑफ द श्री गुप्ता, सबके नाम देके रखे हैं बट इनका नाम नहीं देके रखा है। तो हाउ डिड वी गेट टू नो कि रामगुप्ता नाम का भी रूलर था, बिकॉज रामगुप्ता के अल्टीमेटली हमको कुछ कॉपर कॉइन जो है वो मिले हुए हैं, एंड कॉपर कॉइन्स के ऊपर अल्टीमेटली फिर रामगुप्ता का नाम मेंशन है। इसको हम लोग कोरोबरेशन भी करते हैं वाया देवी चंद्रगुप्तम, ये नाम का बेसिकली एक बुक लिख के रखा था गुप्ता के ही टाइम पीरियड में बाय विशाखा दत्त ने जो बुक लिख के रखा था उसी में उसने वो स्टोरी हमको दे के रखी है कि कैसे अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज ओन एल्डर ब्रदर को मार दिया, एंड आफ्टर अल्टीमेटली ही मैरिड हिज सिस्टर इन लॉ, दैट इज भाभी के साथ ही शादी कर ली। तो दिस इज समथिंग जो यू कैन क्लियरली सी कि क्रोनोलॉजी डिटरमाइन करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ऑब्वियसली चंद्रगुप्त सेकंड के लिए इट वाज अ वेरी वेरी शेमफुल फैक्टर कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली आपने क्या करके रखा हुआ है कि अपनी ही भाभी के साथ जो है शादी करके रखी है। भाई इट मस्ट हैव बीन अ शेमफुल फैक्टर, बिकॉज आप ही के अंदर आप रामायण भी लिख रहे हो, आप ही के अंदर आप बेसिकली महाभारत भी लिख रहे हो, एंड रामायण में अल्टीमेटली फिर छोटे भाई एंड बड़े भाई का रिलेशन, छोटे भाई एंड देयर आफ्टर भाभी का रिलेशन,
दैट इज राम भगवान, लक्ष्मण भगवान एंड सीता माता का रिलेशन आपने जिस तरीके से डेपिक्ट करके रखा है वैसी वाली चीजें आपने खुद ही नहीं की, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि पूरा का पूरा इतिहास जो है नेस्तनाबूत या फिर मिटाने की कोशिश करोगे ही करोगे। एंड वो वाला अटेम्प्ट अल्टीमेटली कॉइन्स की वजह से फंस गया, बिकॉज रामगुप्ता का पीरियड ये बाय एंड लार्ज 5 to 8 ईयर्स का पीरियड माना जाता है। उसने कोई ना कोई तो कॉइन्स इशू किए ही होंगे ना, एंड आप कितने ही कॉइन जो अल्टीमेटली वापस बुलाओगे एंड कितने ही लोग अपने पास जो कॉइन्स है वो आपको वापस देंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट में अल्टीमेटली दिस इज समथिंग दैट इज अ वाइटल सोर्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वी कैन से दैट कि हम लोग एटलीस्ट क्रोनोलॉजी डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आफ्टर फिर मॉनिटरी हिस्ट्री, हमने मॉनिटरी हिस्ट्री भी देख के रखी हुई थी कि फ्रॉम द टाइम पीरियड वी कैन से दैट कि लेटर वैदिक पीरियड से लेकर अल्टीमेटली गुप्ता पीरियड कॉइन्स हम लोगों को जो है कंटेम्प्रेरी मॉनिटरी हिस्ट्री के ऊपर काफी इलैबोरेट इन्फॉर्मेशन देता है कि कॉइन कौन इशू कर रहा है, कॉइन सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में दिखाई दे रहे हैं या फिर रूरल एरिया में दिखाई दे रहे हैं, एंड कॉइन का इस्तेमाल या फिर बेसिकली कॉइन का यूटिलाइजेशन लोकल लेवल पे कितना हो रहा है। वैसे फिर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स हमने ये भी देख के रखा हुआ था कि अल्टीमेटली रोमन के साथ जो ट्रेड इंडिया का रहा है उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये आपको हमेशा याद रखना है। भारत सोने की चिड़िया थी, यस, एंड भारत सोने की चिड़िया जो है वो खत्म हो गई, यस, एंड इसमें अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली अंग्रेजों ने जो लूट कैरी आउट की, सो होल्ड टुगेदर डिफरेंट एंगल। अल्टीमेटली भारत सोने की चिड़िया जो है अंग्रेज जब आए तब नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया कब थी, एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में, व्हेन देयर वाज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द गोल्ड दैट वाज अवेलेबल इन आवर कंट्री। अब ये गोल्ड अल्टीमेटली जो इंडिया में था ये खत्म करने का क्रेडिट जाता है यही रूलर्स को, मतलब कुषाण रूलर, गुप्ता रूलर, जिन्होंने विदाउट सोचे समझे डिस्पाइट ट्रेड खत्म हुई है आपकी 72 एडी में, तभी भी आपने गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू करने कंटिन्यू रखे। यू शुडंट हैव डन दैट। अल्टीमेटली जब आप गोल्ड कॉइन इशू करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको वो सप्लाई तो आना चाहिए ना गोल्ड का, वो आ ही नहीं रहा है, एंड समवेयर डाउन द लाइन आपका गोल्ड वाज बाउंड टू रन आउट। ये गोल्ड अल्टीमेटली कहाँ पे गया, तो कई कंट्री से बाहर नहीं गया, ये गोल्ड अल्टीमेटली इंडिया के टेम्पल इंस्टीट्यूशन में, इंडिया के ऑर्डिनरी हाउस होल्ड में अल्टीमेटली दब गया। हर एक फैमिली को ये गोल्ड मिला, हर एक टेम्पल को ये गोल्ड मिला, एंड अल्टीमेटली उन्होंने वो गोल्ड जो है बेसिकली अपने अपने घर में जो है गाड़ के रखा या फिर अपने अपने तिजोरियों में भर के रखा, जो इंडिया में आज भी आपको दिखाई देता है कि वी आर बेसिकली डेवलपिंग कंट्री, वी कैन से दैट, एंड एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट को बेसिकली क्रंच होता है। आपने कभी ना कभी तो सुना भी होगा कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इतना लाख करोड़ का कर्जा, इंडिया के ऊपर इतना लाख करोड़ का कर्जा, एंड देन यू माइट हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर न्यूज आल्सो कि पद्मनाभन स्वामी टेम्पल के पास ही अल्टीमेटली 1 लाख करोड़ का गोल्ड जो बेसिकली दबा पड़ा है। तो आया कहाँ से ना ये, तो ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड ये पूरा का पूरा गोल्ड which should have been in the hand of the government, it ultimately entered into the India's household and India's temple institution. तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो इंडिया का डेवलप हुआ उसका भी एक वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को यही गोल्ड या फिर रोमन ट्रेड के थ्रू जो है मिलता है। देयर आफ्टर फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में नेम ऑफ द किंग, यू कैन सी दैट, एंड नेम ऑफ द किंग जो है उसके साथ साथ अल्टीमेटली एक किंग की जो है आइडियोलॉजी भी आपको पता चलती है। जो अभी हम लोगों ने गुप्ता पीरियड में देखा था कि अगर आपके पास चक्र विक्रम टाइप है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, वैसे ही अल्टीमेटली अगर आप लायन स्लेयर हो तो उसके दो कॉनोटेशन होते हैं। एक तो हिंदू माइथोलॉजी में ही है कि आप बेसिकली अपने आप को एट्रीब्यूट करते हो विथ योर एंशिएंट ग्रेट किंग, जिन्होंने एक जमाने में जो अपने हाथों से लायन या फिर टाइगर जो उनको मारा है, या फिर अल्टीमेटली आर ट्राइंग टू टेल टू द पीपल कि यू आर अ लायन स्लेयर। तो लायन मतलब कौन है, तो गौतम बुद्ध है। तो यू आर बेसिकली एनहाइलेटर ऑफ द बुद्धिज्म एंड सपोर्टर ऑफ द हिंदुइज्म इन आवर कंट्री, या फिर उनके किंगडम में वी कैन से दैट। वैसे फिर रिलीजियस डेवलपमेंट हमने इसके ऊपर भी बात करके रखी है कि हर एक पर्टिकुलर किंग अल्टीमेटली अपने अपने भगवानों को ड्यू रिस्पेक्ट देता है, एंड अपने अपने भगवान जो है बेसिकली उनके ऊपर की इंफॉर्मेशन देता है। मैंने जब परसों के टाइम पीरियड में फ्राइडे को जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे एपिग्राफी आपको बताया था, तो मैंने आपको गुप्तास के कॉइन भी दिखा के रखे हुए थे कि कैसे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली मिलती है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉइन्स, आई होप यू आर रिमेंबरिंग इट, कि अगर आप ये कॉइन देखोगे देन आपको यहाँ पे क्लियरली जो है ये चीज पता चलेगी कि ये बेसिकली चंद्रगुप्ता के ही कॉइन है, जहाँ पे अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली सी कि चंद्रगुप्ता ने अल्टीमेटली अश्वमेधा सैक्रिफाइस किया है। तो अगर आप अश्वमेधा सैक्रिफाइस कर रहे हो तो अब हिंदू लॉज आपके कंट्री के ऊपर लगेंगे। एंड वैसे ही अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि अगर हम लोग कुषाण पीरियड की बात करते हैं तो कुषाण किंग कनिष्क
ये कनिष्क है, एंड कनिष्क ने अल्टीमेटली बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करके रखा हुआ है। बोडो मतलब बुद्धा जो है बेसिकली कनिष्क के इमेजेस में हमको दिखाई देता है। तो बहुत सारा रिलीजियस हिस्ट्री जो है हमारे कंट्री का, वो भी अल्टीमेटली हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता ही देता है। एंड रिलीजियस डेवलपमेंट हमको काफी इलैबोरेटली देखने भी पड़ते हैं। If you remember, we started off the entire orientation itself with that particular data कि 1950 onward हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आया, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1950 के पहले हमारे कंट्री में कोई लॉज ही नहीं है। तो व्हाट वर दोज लॉज अंडर विच इंडिया हैड डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3000 ईयर्स। तो अगर हिंदू किंग है तो धर्मशास्त्र धर्म स्मृति, मुस्लिम किंग है तो शरिया, एंड अगर एक क्रिश्चियन रूल है तो टेस्टामेंट एंड सैक्रामेंट का रूल आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम तीनों देखेंगे। अब एंशियंट में हमको सिर्फ धर्मशास्त्र धर्म स्मृति की बात करनी है, पर एंशियंट में कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है इंडिया में, और एंशियंट में बेसिकली कोई इस्लामिक रूल भी नहीं है। और जब इस्लामिक रूल में जाएंगे तो तब हम लोग बेसिकली कुरान को भी पढ़ेंगे, हम लोग शरिया को भी पढ़ेंगे, एंड वी विल बेसिकली हैव दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि वो पर्टिकुलर बुक में क्या क्या फॉल्ट रहे हैं। एंड आफ्टर जब मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब हम लोग इलैबोरेटली देखेंगे कि क्रिश्चियन रूल का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा, इवेंजेलिकल एक्टिविटीज क्या होती है, अंडर आफ्टर उसका क्रिटिक जो उसी जमाने के ग्रेट रिफॉर्मर ने देके रखा हुआ था। बट इनिशियल लेवल पे अगर एंशिएंट पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो रिलीजियस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, तो ऑब्वियसली रिलीजियस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कॉइन। अगर किंग ही अपनी जनता को बता रहा है कि ही इज अ सपोर्टर ऑफ द बुद्धा, अगर किंग ही अपनी जनता को बता रहा है कि ही इज अ सपोर्टर ऑफ व्हाट देन हिंदुइज्म, तो नॉन बुद्धिस्ट या फिर नॉन हिंदू लोगों की पोजीशन इन द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड ये हमको देखनी पड़ेगी। ये क्यों देखनी पड़ेगी, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर ओरिएंटेशन एंड अर्लियर लेक्चर कि यही किंग के पॉलिसी की वजह से इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। हमने देखा था कि अगर अशोका पूरे इंडिया को यूनिफाई कर रहा है तो आप पॉलिटिकल बाउंड्री तो खींच दोगे इंडिया में, बट इंडियंस में इंडियंस का फीलिंग नहीं आ पा रहा है ना। एंड क्यों नहीं आ पा रहा है, बिकॉज यू आर हर्टिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट, यू आर हर्टिंग देयर लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट, यू आर हर्टिंग देयर कल्चरल सेंटिमेंट। तो फिर वो बंदा इंडिया में रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहिए। वैसे ही वो बंदा अल्टीमेटली गुप्ताज में रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा, एंड वैसे ही दैट पर्टिकुलर गाय वेदर ही विल वांट टू लिव अंडर मौर्यंस और नॉट, ये तो लाजमी क्वेश्चन है कि वो बंदा नहीं रहना चाहेगा। एंड व्हाई ही इज स्टेइंग, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ फियर फैक्टर, एंड द मोमेंट दैट फियर फैक्टर इज गॉन देन वापस से इंडिया का डिसइंटीग्रेशन चालू होगा ही होगा, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमको दिखाई देता है। कॉइन्स ऑल्सो टेल यू द टेरिटोरियल एक्सटेंट। अल्टीमेटली आज के टाइम पीरियड में आपको इंडिया में सबसे ज्यादा कॉइन इंडियन गवर्नमेंट के ही दिखाई देते हैं। एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट के ही सबसे ज्यादा कॉइन दिखाई देते हैं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके नागालैंड से लेके गुजरात तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राज है। ये तो आपको इजीली पता चलेगा। द मोमेंट यू क्रॉस इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री आपको बेसिकली अलग कॉइन मिलेंगे, जहाँ पे एक टोपी वाला इंसान आपको दिखाई देगा, दैट इज जिन्हा के कॉइन। तो ऑब्वियसली हिस्टोरियन कैन क्लियरली असर्टन कि भाई देखो उस तरफ जो है कोई अलग कंट्री है और इस तरफ जो है कोई अलग कंट्री है। तो द मोमेंट यू गेट अ पर्टिकुलर कॉइन, देन कॉइन से आपको बेसिकली वो पर्टिकुलर कंट्री का टेरिटोरियल एक्सटेंट भी पता चलता है, एंड देयरआफ्टर फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ये भी हमने देखा था, इसके ऊपर तो इलैबोरेटली हमने बातें करके रखी थी कि बाइलिंगुअल कॉइन्स की वजह से ही वी कुड डिसाइफर, और जेम्स प्रिंसेप कुड डिसाइफर ब्राह्मी एंड खारूष्टी स्क्रिप्ट। अगर वो नहीं होते तो इट वुड हैव बिकम लॉट और मच मोर डिफिकल्ट टू डिसाइफर दिस पर्टिकुलर कंट्रीज पास्ट। तो ऐसे मल्टीपल सिग्निफिकेंट जो है दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट अल्टीमेटली फिर इसके कुछ लिमिटेशन भी है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमको कोई कॉइन्स नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट अल्टीमेटली सबसे बड़ा लिमिटेशन वही है कि प्री 5th सेंचुरी बीसी वाला जो पीरियड है, ये पर्टिकुलर पीरियड से अल्टीमेटली हमको कॉइन्स मिलते ही नहीं है। तो बेसिकली कॉइन से हम लोगों को इतिहास जो है पोस्ट 5th सेंचुरी बीसी से ही मिलता है। तो इसका ये बिगेस्ट लिमिटेशन है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री आप कॉइन से नहीं पता कर पाओगे। वैसे फिर इशूइंग अथॉरिटी इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ये भी हमने देखा था कि अप टू मौर्यन पीरियड कॉइन जो है कौन इशू कर रहा था, तो लोकल गिल्ड इशू कर रही थी, एंड लोकल गिल्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर एग्जैक्ट हिस्ट्री और इवन मॉनिटरी हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्रीज पास फ्रॉम महाजनपदा टू मौर्यन पीरियड। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। देयर आफ्टर फिर कॉन्फ्लिक्टेड जीनोलॉजी हमेशा बताता है। वही रामगुप्ता वाला एग्जाम्पल आप दे दो कि कॉपर कॉइन रामगुप्ता के हमको मिले हैं, बट इसका नाम फिर हम लोगों को और कहीं नहीं मिला है। तो हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि ही मस्ट हैव बीन द किंग, एंड चंद्रगुप्ता ने ही अल्टीमेटली इनका जो पूरा का पूरा जो ये है हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर दिया। देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली कोरोबोरेशन ऑफ द फैक्ट जो है ये भी अल्टीमेटली कॉइन से कर पाना मुश्किल होता है, बिकॉज लिमिटेड स्क्रिप्ट।
ये लिमिटेड स्क्रिप्ट की वजह से बस मल्टीपल कोनोटेशन ही हम लोग ले सकते हैं। एंड ये मल्टीपल कोनोटेशन जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि अगर बेसिकली एक लायन स्लेयर कॉइन है, तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर वांटिंग टू टेल टू योर पॉपुलेशन, आप हिंदू माइथोलॉजी का असर्शन दिखा रहे हो या फिर आप बुद्धिस्ट एनहाइलेशन कर रहे हो, ये हमेशा ही डिबेट कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। तो कोरोबोरेशन कर पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ कॉइन से, वी कैन से दैट। एंड देयर आफ्टर यूलोजाइजिंग पैटर्न, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स आर बेसिकली क्रिएटेड बाय किंग्स देमसेल्फ, तो आपको अगेन बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यूलोजाइजिंग ही दिखाई देगा। ये सही में चीजें हुई या फिर नहीं हुई इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप लायन स्लेयर दिखा रहे हो, बट लायन को मारना जो है बेसिकली कोई साधारण चीज नहीं होती है। और एक ही बंदा जाए, लायन का गला पकड़े, लायन का बेसिकली 2 हाथ से जबड़ा पकड़े, उसको फाड़ दे, इट्स बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल थिंग। एंड ये वाली चीज अगर आप क्लेम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट देन यूलोजाइजेशन ऑफ योर पैटर्न। वैसे ही अल्टीमेटली एम्परर कनिष्क जो है, ये कनिष्क ने अल्टीमेटली अपने कॉइन्स के ऊपर ज़ोरास्ट्रियन, देयर आफ्टर ग्रीक, देयर आफ्टर हिंदू एंड देयर आफ्टर बुद्धिस्ट सारे ही ईमेल दिखा के रखे थे। बट व्हेन इट कम्स टू द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या फिर व्हेन इट कम्स टू हिज कोर्ट, अल्टीमेटली फिर प्रॉपर बुद्धिस्ट रिलीजन को जो है फेवर दिया जाता था। तो आप कॉइन से क्या दिखाना चाहते हो कि यू आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच एंड एवरी रिलीजन, बट आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप बुद्धिस्ट रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो। तो आप यूलोजाइजेशन कर रहे हो आपके कॉइन्स के थ्रू, ताकि लोग आपके किंग के ऊपर यकीन रखे, whereas actually you are implementing the Buddhist rule in the entire Central Asia as well as northwestern part of our country। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन माना जाता है कि यूलोजाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तारीफें ज्यादा चल रही है, इसमें कोई सच्चाई हम लोगों को नहीं दिखाई देती। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर जाता है, बट अगेन लिटरेरी सोर्सेस पे जाने से पहले आई टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू विल लेट मी नो गाइस। So anything till here so far? Take a minute, think about it, कोई डाउट रहेगा तो बताओगे। अरे 1 घंटे में कौन सा ब्रेक? हाँ 1 घंटे में ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? राइट, परफेक्ट, गुड, ठीक है। किया, परफेक्ट, गुड। अब ऊपर से ही देखता हूँ एक एक करके, ठीक है। गांधार जनपद भी तो अफगानिस्तान का पुराना नाम था। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, सिंपल है। गांधार किंगडम जो है बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आती थी। तो बेसिकली इंडस एंड देयर आफ्टर झेलम रिवर, इसके बीच वाला जो टेरिटरी दैट इज गांधार किंगडम। देयर आफ्टर अल्टीमेटली हम लोग थोड़ा सा और नॉर्थ में जाते हैं तो इंडस की बेसिकली एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर। तो काबुल रिवर एंड देयर आफ्टर इंडस रिवर के बीच का जो टेरिटरी दैट इज कंबोज किंगडम। तो कंबोज जो है बेसिकली बाउंड्री रही है कंबोज किंगडम के ऊपर अल्टीमेटली फिर हिंदू कुश रेंजेस। हिंदू कुश रेंजेस के उस वाला जो एरिया इंडिया में कभी आता ही नहीं है, हिंदू कुश रेंजेस के उस तरफ वाला एरिया इज योर अफगानिस्तान। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। यस सर, देयर आर आल्सो स्टोरीज ऑफ मिडिएवल। हाँ मतलब हर एक के साथ है। यू विल बेसिकली देखो, आपका ये लैक ऑफ नॉलेज है अगर आपको बेसिकली आपके किंग्स के बारे में नहीं पता है। आई कैन गिव यू गारंटी कि 99.99% किंग के साथ जो ये स्टोरीज एसोसिएट की जाती है, दैट इज हाउ यू ब्रिंग दैट डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप ना। तो डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप अगर आपको लानी है तो आपको बेसिकली कोई ना कोई तो ऐसा असाधारण काम करना है जो ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर पाता है। एंड उसमें अल्टीमेटली फिर लायन स्लेयर या फिर टाइगर स्लेयर, ये काफी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट हमेशा ही रहता है।
हाँ ऑब्वियसली हर एक पर्टिकुलर किंगडम में जब जाएंगे तो कॉइन्स को हमको काफी इलेबोरेटली पढ़ना है। अभी तो मैं बस आपको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन्ड एज अ सोर्स, एंड आपका वो एक ब्रेन भी जो उस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए व्हेन वी एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। वॉज सिल्वर प्रेजेंट अबेंडेंस इन इंडिया? नो नॉट एट ऑल, राइट। बट सिल्वर के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज सिल्वर इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन अफगानिस्तान एंड देयर आफ्टर सेंट्रल एशिया। तो अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इट इज क्वाइट फेमस फॉर टिन एज वेल एज सिल्वर इवन टिल टुडे। एंड फिर वहां से कंसिस्टेंट सप्लाई जो इंडिया के लिए हमेशा रहा है बिकॉज ऑफ द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। आपका उत्तर पथ खत्म होता है पुरुषपुरा दैट इज पेशावर में, एंड पेशावर से हार्डली 15-20 किलोमीटर दूर जो आपका खैबर पास है जिसके उस तरफ अल्टीमेटली काबुल कंधार है। तो ये सारा जो एस्पेक्ट जो आपको समझना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, जब ट्रेड देखेंगे तब इसकी और बातें करेंगे। हाँ, रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉइन इज दैट वी गेट टू नो कि विच आइडियोलॉजी किंग इज सपोर्टिंग। वी ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ द रिलीजियस वर्क्स आर बीइंग डन बाय द किंग। जैसे मैंने आपको चक्र विक्रम टाइप का एग्जाम्पल देके रखा था, मैंने आपको लायन स्लेयर का एग्जाम्पल जो है देके रखा हुआ था, अश्वमेधा टाइप ऑफ द कॉइन वो भी हमने देख के रखे थे। तो ये सारी चीजें क्या सिग्निफाई करती है कि चंद्रगुप्ता द सेकेंड जो है हिंदू रिलीजन में वैष्णव रिलीजन को पैट्रोनाइज करते थे, एंड आफ्टर अल्टीमेटली उन्होंने वो रिलीजन के लिए काम किया है। तो आपको अश्वमेधा है आपके पास जो है बेसिकली चक्र विक्रम टाइप वाले कॉइन्स है, विष्णु भगवान से एसोसिएटेड मल्टीपल इमेजरी आपको उनके कॉइन्स के ऊपर जो है दिखाई देगी। कॉइन से पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ द किंग। राजा का नाम ही नहीं पता है तो फिर अल्टीमेटली वो पीरियड पढ़ोगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू असर्टन ना कि भाई चंद्रगुप्ता है या फिर समुद्रगुप्ता है, तो आपको नेम ऑफ द किंग वो पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर मिल जाता है। तो जैसे चंद्रगुप्ता के कॉइन का ही आप एग्जांपल लेना कि अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता का नाम उसके ऊपर मेंशन है, चंद्रगुप्ता का इमेज उसके ऊपर मेंशन है, एंड आफ्टर चंद्रगुप्ता के वर्क दैट इज अश्वमेधा सैक्रिफाइस, चक्र विक्रम टाइप, अश्वरोही टाइप, तो ये सारे कॉइन्स हम लोगों को फिर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते हैं, राइट। सिंपल। So what religion followed in Roman and Persia during Mauryan time period? इसको पीगन रिलीजन बोला जाता है। पीगनिज्म बेसिकली जो है बाय एंड लार्ज इट वाज फॉलोड, एंड रूलिंग एलाइट जो जिविश रिलीजन फॉलो करते थे। ओके, तो पीगन रिलीजन बाय एंड लार्ज लोकल लेवल पे मतलब बेसिकली नॉन जिविश रिलीजन उनको आप पीगन रिलीजन बोलो, एंड आफ्टर रूलिंग एलाइट जो है बेसिकली जिविश रिलीजन थे, ठीक है। आफ्टर फिर कैसे पता चलता था हेड टेल कौन सा है? इंडिया में भी तो गोल्ड प्रेजेंट था, देन व्हाई नॉट कॉइन? नहीं समझा नहीं मैं, वापस से सेकंड डाउट तो नहीं समझा। कैसे पता चलता है हेड एंड टेल कौन सा था? किंग का इमेज जहाँ पे होगा वो हेड है, दैट इज अ गिवन थिंग ना। किंग थोड़ी ना अपना इमेज जो बेसिकली टेल में लगाएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल है, राइट। तो दैट इज हाउ बेसिकली हेड एंड टेल जो आप बेसिकली पता होगी कि ऑब्वर्स एंड आफ्टर रिवर्स साइड, एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली इंडिया में भी तो गोल्ड प्रेजेंट है। इंडिया में गोल्ड नहीं प्रेजेंट था, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना। गोल्ड कहाँ पर है इंडिया में? माइनेबल गोल्ड इंडिया में आपको कोलार गोल्ड फील्ड छोड़ के कहाँ पे मिलता है? तो जो गोल्ड हमारे पास आता है ये वेस्टर्न कंट्रीज से इम्पोर्टेड गोल्ड है, एंड ये वेस्टर्न कंट्रीज से जो इम्पोर्टेड गोल्ड इंडिया में आता है उसके अल्टीमेटली वी वे आर मेकिंग कॉइन, एंड वो कंटिन्यूस सप्लाई जब हैम्पर होगा, जब आपके पास गोल्ड ही नहीं रहेगा तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक द कॉइन्स? सिंपल, क्लियर, परफेक्ट। देयर आफ्टर फिर सर देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम इन गुप्ता पीरियड, देन व्हाई वी कॉल इट एज गोल्डन एज? हाँ, तो वो हिस्टोरियोग्राफी हम लोग देखेंगे ना। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कॉल्ड इट एज अ गोल्डन एज, तो वेदर इट वाज अ गोल्डन एज और नॉट, एंड अनलेस एंड अनटिल यू कॉल इट एज अ गोल्डन एज टू गुप्ता एम्पायर, आप ये कैसे प्रूव करोगे कि अल्टीमेटली उसके बाद में आवा इस्लामिक रूल इज अ डार्क एज? तो अगर आपको इस्लामिक रूल को डार्क एज बोलना है तो आपको गुप्ता पीरियड को गोल्ड एज बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा? तो दैट हिस्टोरियोग्राफी लेटर ऑन वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो प्लीज रिपीट कनेक्शन बिटवीन बुद्धिज्म एंड लायन। गौतम बुद्धा जो है उनको हमेशा शक्या सिंह बोला जाता था। सिंह का मतलब होता है लायन, तो शक्या सिंह, शक्या ये उनकी फैमिली का, उनकी रूलशिप का नाम था। तो शक्या लायन थे, तो ऑब्वियसली लायन वाला इमेज जहां जहां पे आपको बुद्धिज्म में दिखाई देता है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बुद्धा एंड हिज इमेजेस। इसका मैंने आपको एक डाटा भी देके रखा था कि इंडिया का आज के टाइम पीरियड में रॉयल इंसिग्निया आप देख लेना, उसमें आपको दिखाई देगा क्या है, तो ऑब्वियसली 4 लायन का इमेज आपको दिखाई देगा, एंड ये 4 लायन का इमेज अशोका ने बनाया था। अशोका वाज अ बुद्धिस्ट पर्सन, तो अशोका के लिए वो 4 लायन का कॉनोटेशन क्या था कि ही वांटेड टू स्प्रेड बुद्धिज्म ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ आवर 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने किया भी। लेटर ऑन हम देखेंगे कि अशोका ने कैसे सिस्टमैटिकली बुद्धिस्ट रिलीजन अक्रॉस वर्ल्ड स्प्रेड करके रखा हुआ है। तो अगर बेसिकली आपको हिंदू रिलीजन का एक रूलर
लायन स्लेयर दिखता है तो उसका एक कोनोटेशन ये भी जाता है कि ही इज बेसिकली एंटी बुद्धिस्ट, एंड एंटी बुद्धिस्ट पॉलिसी आपको उनके रूल में जो है दिखाई देगी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। हाँ, कॉइन्स की एडवर्टाइजमेंट भी आने लग गया। एआई आजकल अच्छा सा वर्क कर रहा है। सर हाउ कॉइन्स वर मेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? देयर आर दे वेर दे पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स। देखो, पंच मार्क सिल्वर कॉइन जो है ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं उनको, द एक्चुअल नेम इज करशपना पना, 5th सेंचुरी बीसी का। एंड आफ्टर ये कॉइन्स मेड कैसे किए जाते थे इसका कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे लिए नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट वी रियली डू नॉट नो कि एग्जैक्टली हाउ दिस कॉइन्स वर मेड। हमारे पास फर्स्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कॉइनेज का कि कैसे बनता है ये हमको मिला है मुगल्स पीरियड ऑफ टाइम में। मुगल्स पीरियड ऑफ टाइम में जब हम लोग जाएंगे तो मेकिंग ऑफ कॉइन्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा प्रीडिसेसर्स टाइम पीरियड का हिस्ट्री दूंगा कि प्री मुगल कॉइन कैसे बना करते होंगे एंड आफ्टर मुगल्स अपने कॉइन जो कैसे बनाया करते हैं। बट इट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल कि इसके लिए एक सेपरेट फाउंड्रीज रहेगी, कुछ गवर्नमेंट के पैरामीटर इसमें रहेंगे एंड आफ्टर ये फाउंड्रीज एंड पैरामीटर से फिर सारी चीज़ें जो है फिर यूटिलाइज की जाती होगी। बट वी रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट कि ये कॉइन जो है इसका सिग्निफिकेंस वो ज़माने में क्या था एंड आफ्टर एक गोल्ड कॉइन मतलब इसका वैल्यू क्या है। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर 1 रुपया तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये कॉइन्स आप मार्केट में सर्कुलेट जब करते थे तो एग्जैक्टली हाउ दैट मॉनिटरी सिस्टम यूज टू वर्क इसके बारे में भी हमारे पास कोई आइडिया है नहीं। ओके, thereafter फिर ओके, नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड कल्चर विल बी कवर्ड सर सेपरेट विथिन सेपरेट क्या होता है? हाउ कैन यू टेक आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडियल इंडिया? तो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है बच्चों को आर्ट एंड कल्चर में मार्क्स ही नहीं आते, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको वो पर्टिकुलर पीरियड का आर्ट एंड कल्चर क्या खास समझ में आएगा इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आप चंद्रगुप्त मौर्य का आर्ट एंड कल्चर कितना भी पढ़ लो कैसे समझ में आएगा आपको? if you are not aware of the ideology of say for example समुद्रगुप्ता या फिर चंद्रगुप्ता द सेकेंड, देन आप उनका कितना भी आर्किटेक्चर पढ़ो समझ में आएगा क्या आपको? बेतुकी चीजें नहीं करोगे यार प्लीज, राइट? यू आर नॉट जीएस वाला पार्ट एनीमोर ना, यू आर नॉट स्टडिंग दैट पार्ट, यू आर स्टडिंग ऑप्शनल। There was trade between Harappa and Mesopotamian civilization, was they following barter? Yes, barter system के ऊपर ही चलता था। That's why Mesopotamian seals हम लोगों को इंडिया में मिले हैं, हरप्पन पॉटरी जो हम लोगों को वहाँ पे मिली हुई है। इसके ऊपर भी एक छोटा डिबेट है दैट वी आर गोइंग टू कवर लेटर ऑन कि अगर बेसिकली ट्रेड लिंकेजेस थे, इसके लिटरेरी एविडेंसेस हमारे पास है तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है या नहीं है। तो इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डिबेट है कि एटलीस्ट हरप्पा के कुछ कुछ हम लोगों को पॉटरी या फिर सील जो है वहां पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मेसोपोटामिया में। बट फिर मेसोपोटामिया के कुछ भी एविडेंसेस हमको हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिलते हैं। हार्डली 1 या 2 सील जो है मेसोपोटामिया के हमको इंडिया में मिले हैं। ये क्यों? तो इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन एग्री कि हरप्पा जो है अपना माल वहां पे भेजता था, इन रिटर्न वहां से जो है लग्जरियस पेरिशेबल कमोडिटी आती थी। लग्जरियस पेरिशेबल कमोडिटी मतलब फिर मेसोपोटामिया की रेड वाइन काफी सिग्निफिकेंट है, तो रेड वाइन हरप्पा में आती थी। मेसोपोटामिया इज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर इट्स ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट अल्टीमेटली इंडिया में आते थे एंड सिंस दे वर पेरिशेबल कमोडिटी तो वो खत्म हो गई। एंड अल्टीमेटली फिर इंडिया या फिर हरप्पा उस जमाने में इन रिटर्न मेसोपोटामिया को क्या देता था? तो अपने ब्रॉन्ज इक्विपमेंट जो वहाँ पे हमको मिले, अपनी पॉटरी जो हम लोगों को वहाँ पे मिली, एंड अपने सील्स जो हम लोगों को वहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, so can we say that modern idol worship which is practiced in our country was introduced in the Gupta period? Yes, modern भगवान भी गुप्ता पीरियड में है ना, that is what we have seen in the previous lecture कि गुप्ता पीरियड में अल्टीमेटली हम लोगों के पास ये एविडेंसेस है कि त्रिदेव एंड त्रिदेवी वाले नए कंसेप्ट जो आए हुए हैं। The stories which are thought to us about gods are also made during Gupta period. Yes, absolutely. That's why we call it as a part and parcel of the mythology. And that's why I told you कि mythology में जब आप जाते हो तब आप उनको रिफ्यूट नहीं करोगे। You need to understand कि एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है कि अब आप बेसिकली जिंदगी में जैसे जैसे बड़े बनोगे, आगे बनोगे, you need to identify कि what is basically something that you are believing and what is something that you are not believing. And ये वाला अगर आपको डिफरेंशिएशन करने आ गया तो इतिहास पढ़ना जो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। बिलीव जो है वो सच होना चाहिए, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि शैतान है प्रूव करो, यू कैन नॉट प्रूव इट, तो वैसे ही भगवान है ये प्रूव करो, यू कैन नेवर प्रूव इट। आप मानो, उनको मानने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उनको प्रूव करने अगर आप जाओगे तो गड़बड़ होगी। यानी ये थिन डिफरेंस अब आपको इतिहास में करना पड़ेगा कि स्टोरीज अगर आई है तो कभी ना कभी तो लिखी गई है,
एंड जब लिखने के बाद अगर हजारों सालों से वो सर्कुलेट हुई है तो उसको मिर्च मसाला लग चुका है। एंड सेम गोज अल्टीमेटली कि अगर भगवान है तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम नए भगवान आते हैं, पुराने भगवान चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ही देख लो, साइनिल इज माई नेम, एंड अल्टीमेटली साइनिल अगर मेरा नेम है तो मेरी फैमिली सबसे बड़ा किसका बेसिकली पूजा करती है? साईं बाबा का करती है। तो अगर आप मेरे घर में एंटर करते हो एंड आफ्टर मेरे घर में अगर आप बेसिकली मेरे घर में जो देवारा टेम्पल होता है वहाँ पे जाते हो तो सेंटर में साईं बाबा रखे हुए हैं वहाँ पे। एंड आफ्टर फिर छोटे इमेजेस जो है बेसिकली फिर बेसिकली यू कैन से दैट कि इनके रखे हुए, दैट इज शिव भगवान के है। देर आफ्टर फिर बेसिकली कृष्ण भगवान के, वो सब छोटे 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 इमेजेस है। तो फॉर माई फैमिली साईं बाबा इज बिगर देन एनी अदर गॉड दैट इज अवेलेबल अंडर हिंदू रिलीजन। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिलीफ है। एंड ये बिलीफ में अल्टीमेटली अगर आप डिबेट करते बैठोगे कि कौन सा भगवान बड़ा एंड कौन सा भगवान सच, कौन सा भगवान झूठ, एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली साईं बाबा का तो नाम सर वेदा में नहीं है, साईं बाबा का नाम तो भगवान सर पुराण में नहीं है, तो उनको हम लोग भगवान क्यों माने? तो ये बेसिकली एक फ्यूटाइल डिबेट रहेगी आपके लिए कि इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिलीफ। बिलीफ को कभी भी आप सच में ढकेलने की कोशिश मत करो। साईं बाबा अभी बेसिकली डाई हुए, मरे हैं 1920 में, एंड जब तक वो रहे तब तक अल्टीमेटली वो लोगों को यही बताते हुए घूमते थे कि भगवान नहीं होता है, भगवान में नहीं मानो। उनके मरने के बाद लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। एंड आफ्टर अल्टीमेटली अब शिरडी साईं बाबा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इंस्टीट्यूशन। ना उनका नाम बेसिकली वेद में है, ना उनका नाम पुराण में है। एंड फिर इसके ऊपर अगर अब हम लोग यहाँ पे डिबेट करते बैठे कि सर फिर उनसे एसोसिएटेड स्टोरी सच है क्या, एंड अगर उनका नाम रिलीजियस स्क्रिप्चर में नहीं है तो उनको भगवान मानना है क्या, नहीं मानना है? तो ये फ्यूटाइल डिबेट है। आई कुड नेवर कन्विंस माई पेरेंट कि भाई ये भगवान नहीं है। तो आपको ये चीज़ क्यों करनी है बेसिकली? मतलब उसमें ना ही आप जाओ तो आपके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? So the modern form of the Hindu religion, which is practiced around the world, is given by the Gupta. It is not even given by Gupta. ये पिछले 100-200 ईयर में बेसिकली डेवलप्ड हुआ है। दैट्स व्हाई बेसिकली मैंने आपको साईं बाबा का एग्जांपल दिया। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप भी बेसिकली जो बड़े बड़े हिंदू रिलीजन के जो पैंथियन हैं, दैट इज ब्रह्म भगवान, देयर आफ्टर विष्णु भगवान एंड शिव भगवान, इनसे ज़्यादा भक्ति जो है कोई ना कोई तो छोटे बेसिकली जो बाबा लोग होते हैं या फिर छोटे लेवल के गॉड है उनकी करते हैं। फिर उनके लिए आपकी जो श्रद्धा होती है ये बड़े बड़े बेसिकली भगवानों से भी ज़्यादा होती है। यही पंगा अल्टीमेटली गुप्ता पीरियड में भी हुआ ना, जब बेसिकली नए गॉड्स बने तो लोगों का एक रेडी अप्रूवल वो गॉड को गया, लोगों ने अपने पुराने गॉड्स भुलाने चालू कर दिए, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र। अब वो बैकग्राउंड में चले गए एंड आफ्टर फिर ऑब्वियसली फिर ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान बिकेम इम्पोर्टेंट। अब ये गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड के डेवलपमेंट उसको आप कोलैबोरेट करो आज से। आज अल्टीमेटली आपके फैमिली के लिए या फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भगवान कौन होगा? आपका कुल दैवत एंड कुल देवता, जो बेसिकली बड़े भगवानों के अवतार हैं। देयर आफ्टर बेसिकली आपके रीजनल गॉड, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से रीजन से हो वहाँ पे आपको एक रीजनल गॉड दिखाई देगा। अगेन एक तो वो गॉड बड़े भगवानों का अवतार है या फिर उनको हिंदू माइथोलॉजी में लाया गया है। बट ना ये कुल देवता या फिर कुल देवत या फिर बेसिकली आपके जो रीजनल गॉड है उनका नाम आपको हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। तो ये जो बिलीफ है ये अल्टीमेटली पिछले 100-200-300 ईयर्स में अल्टीमेटली आए हुए हैं। तो अभी का हिंदू रिलीजन तो लास्ट 300-400 ईयर्स में बाय एंड लार्ज डेवलप्ड हुआ है, विच इज होल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। एंड गुप्ता पीरियड का हिंदू रिलीजन इज होल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक पीरियड। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जैसे जैसे आपके रिलीजन आगे बढ़ेंगे तो रिलीजन के प्रिंसिपल भी बदलेंगे, रिलीजन के भगवान भी बदलेंगे। यू बिलीव इन सती? नो। यू बिलीव इन बेसिकली यू कैन से दैट कि चतुर्वर्णाश्रम धर्म? नो। डू यू बिलीव कि वीडो को रीमैरिज नहीं करना चाहिए? नो। तो अल्टीमेटली आर नॉट फॉलोइंग गुप्ता टाइम पीरियड का हिंदू रिलीजन। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सिंपल। भर के लाओ, ये भर के लाओ। सर कैन आई यूज रामगुप्ता सागा एंड Ramagupta saga and Ramayana wrote at the same time where it need? देखो यू कैन यूज इट, बट ऐसा वाला सवाल आपको यूपीएससी ही नहीं डालेगा। दे नो ना कि इट इज वेरी मच फ्रॉट विद कंट्रोवर्सी। तो इफ इट इज वेरी मच फ्रॉट विद कंट्रोवर्सी देन ऐसे वाले सवाल जो यूपीएससी नहीं डाले। कंट्रोवर्सी किसी को नहीं चाहिए यार, एंड गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। Is Chandragupta the two destroyed all evidence related to Ramagupta? Then from where did we got to know? तो वही तो बता रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली पासिंग रेफरेंसेस हमको दो जगह पे मिलते हैं कि रामगुप्ता के टाइम पीरियड में कॉइन सर्कुलेट हो गया
एंड अगर रामगुप्ता के टाइम पीरियड में कॉइन सर्कुलेट हो गए हैं तो ऑर्डिनरी पब्लिक के पास तो कॉइन्स रहेंगे ही ना। एंड ऑर्डिनरी पब्लिक उस जमाने में क्या करता था, जैसे आपके दादा दादी क्या करते थे, अपना जो बेसिकली पैसा है जमीन के नीचे गाड़ के रखते थे ना। तो एक्सकैवेशन में तो अब हम लोगों को मिलेगा ही वो सारा का सारा एविडेंस। तो इनिशियल टाइम पीरियड में जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने एक्सकैवेशन कैरी आउट किए तो दे गॉट दिस पर्टिकुलर कॉइन की जिसमें रामगुप्ता के हमको रेफरेंसेस मिलते हैं। एंड देयर आफ्टर फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी में देवी चंद्रगुप्तम जो है वो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म पीरियड में हमको मिला। एंड देवी चंद्रगुप्तम की जो स्टोरी लाइन है अल्टीमेटली फिर वो पर्टिकुलर स्टोरी लाइन हम लोगों को जो है रामगुप्ता के कॉइन से एट्रीब्यूट होती हुई दिखाई दी। एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम रामगुप्ता मस्ट हैव बीन द रूलर एंड फिर अल्टीमेटली उससे एसोसिएटेड देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी जो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। सर गोल्ड कॉइन्स को अपने एक मिनट गायब हो गया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर रामगुप्ता हो गया, हाँ चंद्रगुप्ता भी हो गया। सर गोल्ड कॉइन्स को अपने घर में रखना और उन्हें सर्कुलेशन में ना लाना भी एक कारण हो सकता है कि जिसके वजह से गुप्ता रूलर्स ने, हाँ तो मतलब मैंने अभी आपको वही तो रीजन बताया ना कि मैंने आपको एक क्लियर कट कोरोबोरेशन दिया कि ऑर्डिनरी टाइम पीरियड की अगर आप डिबेट देखोगे ऑर्डिनरी इंडियंस में तो उनको वही लगता है कि भारत सोने की चिड़िया थी और अंग्रेजों ने इसको लूटा, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वी विल सी दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्वाइट इलैबोरेटली कि ये सारी चीजें गुप्तास के अंदर हो चुकी है कि गुप्तास के अल्टीमेटली मॉनिटरी पॉलिसी का फॉल्ट था कि दे कुड नेवर एनविसाज दैट सिचुएशन कि अपना गोल्ड खत्म हो सकता है। एंड अपना गोल्ड क्यों खत्म हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली सारा गोल्ड जो लोगों के हाथ में चला गया, अपने टेम्पल इंस्टीट्यूशन में गोल्ड दे दिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम पीरियड में बार बार फॉरेन से गोल्ड ला रही है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारे कंट्री में गोल्ड नहीं है। हमारे कंट्री में जितना गोल्ड अवेलेबल है शायद ही दुनिया के किसी और कंट्री में उतना गोल्ड अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस होल्ड एंड आफ्टर कॉन्फिस्केट दैट गोल्ड फ्रॉम यू। कैन गवर्नमेंट एवर डू दैट? एंड अगर गवर्नमेंट अगर ये करना चालू कर देगी तो आप इंडिया में रहना चाहोगे क्या? आप इंडिया जो है एंड आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे क्या? अब नहीं करोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड वही वाला पंगा है कि गुप्तास के पास जो गोल्ड अवेलेबल था उसके कॉइन्स आपने बना बना के ऑर्डिनरी लोगों में सर्कुलेट कर दिए। ऑर्डिनरी लोगों ने अल्टीमेटली वो दबा दिया ना अपने घर के जमीन के नीचे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आपके पास गोल्ड बाहर से आ ही नहीं रहा है तो आपके गोल्ड रिजर्व रिप्लीट मतलब खत्म होने ही वाले हैं। एंड अगर आपके गोल्ड रिजर्व खत्म होने वाले हैं तो आपको जो है धीरे धीरे फिर कॉपर सिल्वर की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। कॉन्फ्लिक्ट जीनोलॉजी लिमिटेशन डिडंट अंडरस्टैंड सर। कॉन्फ्लिक्टेड जीनोलॉजी जो हम लोगों को कॉइन्स पे मिलती है, बहुत जगह पे हम लोगों को ऐसे कॉइन्स मिलते हैं कि जहाँ पे किंग का नाम है पर उसके कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस नहीं है, जिसमें मैंने आपको रामगुप्ता का एक एग्जांपल देके रखा हुआ था, राइट। देवी चंद्रगुप्तम टेल स्टोरी ऑफ ध्रुव देवी रामगुप्ता चंद्रगुप्ता द सेकंड। यस एब्सोल्युटली, ध्रुव देवी वाज वाइफ ऑफ रामगुप्ता एंड आफ्टर अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता द सेकंड ने अपने बड़े भाई को मार दिया, भाभी के साथ शादी कर ली। वी विल सी दैट पर्टिकुलर स्टोरी लेटर ऑन। If Harappan people used to trade in barter system, then what is the significance of the seal? हाँ तो सील जो है बेसिकली किसके ऊपर लगता है? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना। तो से फॉर एग्जांपल आज के टाइम पीरियड में अगर आपने अमेरिका में एक बेसिकली शू की कंपनी है जिसका नाम है नाइके, वो है जर्मनी की बट उसका हेडक्वार्टर अब अमेरिका में है। तो नाइके से अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ तो चीजें मंगा ली, तो नाइकी का एक बॉक्स आपके घर में आता है एंड वो बॉक्स जो है बेसिकली उसको कभी ऑब्जर्व करोगे एक स्टिकर होगा जिसके ऊपर नाइके का सील होगा एंड वो स्टिकर जो है बॉक्स के ऊपर वो चिपका देते हैं। तो जैसे बेसिकली आपके पास वो पैकेट आ गया देन आपको दिखाई दिया कि ठीक है भाई सील है एंड नाइके का जो है बेसिकली एक क्रॉस बेसिकली राइट का लोगो एंड उसका एक स्टिकर उन्होंने चिपका दिया। फिर आप वो लोगो अपने हाथ से फाड़ोगे, बॉक्स खोलोगे तो आपके लिए तो ये अश्योरिटी हो गई ना कि भाई ये नाइकी का प्रोडक्ट जो वहां अमेरिका में पैक हुआ मेरे पास आते आते अल्टीमेटली ये किसी ने खोला नहीं है। That is the importance of the seal. It was nothing but IPR या फिर intellectual property right of that particular period of time. तो अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर मैं मोहनजोदारो में बैठा हूँ एंड मैंने बेसिकली एक फैक्ट्री डाली है किसकी, तो पॉटरी की, एंड ये बेसिकली पॉटरी का ह्यूज डिमांड है मेसोपोटामिया। एक मेसोपोटामिया का ट्रेडर मेरे पास आया, उसने मेरे को ऑफर दी कि भाई मैं आपको जो है 1000 लीटर वाइन देता हूँ, इन रिटर्न आप आपकी जो है बेसिकली मल्टीपल डिफरेंट पॉटरी जो है एक बक्से में भरो एंड ये बक्सा मेरे पास भेज दो। तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि मैं वो बक्से में या फिर कार्टन में वो सारा माल भरूंगा एंड देयर आफ्टर उसको सील करूंगा। तो ये बेसिकली होता है आपके सील का वैल्यू। एंड देयर आफ्टर ये बक्सा मैंने मेसोपोटामिया में पहुंचाया, इन रिटर्न वहां से अल्टीमेटली 1000 लीटर का जो लिकर है दैट इज बेसिकली रेड वाइन जो है मैं यहाँ पे लेके आया।
तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, दैट इज हाउ बार्टर ट्रेड वाज कैरिड आउट। आज के टाइम पीरियड में आपके पास मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है, तो आप डायरेक्ट पैसा न्यूयॉर्क में भेजोगे, यहाँ से अल्टीमेटली नाइके उनका शूज जो है आपको पैक करके आपके घर में पहुंचा के देगा। सेम है, बट आज के टाइम पे आप पैसा भेजते हो, उस जमाने में अल्टीमेटली वहां से कोई दूसरा प्रोडक्ट इन रिटर्न आपके पास आया करता था। ओके, thereafter sir, Dholavira, Lothal and Surkotada was a coastal city from Indus Valley civilization to trade. हाँ, yes, absolutely, they were specifically created in order to carry out trade with the मेसोपोटामिया। जैसे ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली इंडिया में 3 सिटीज एस्टेब्लिश करके रखी थी, पोर्ट टाउन एस्टेब्लिश करके रखे थे, ताकि उनको हेल्प मिले कि दे कैन कैरी आउट ट्रेड विद द यूरोपियन कंट्रीज इलैबोरेटली। मुंबई, कलकत्ता एंड thereafter फिर चेन्नई। ओके, हाँ ठीक है सर। इन लास्ट क्लास यू सेड द मीनिंग ऑफ द गोरिल्ला वॉरफेयर। अरे यार, मैं वापस से भूल गया, मैंने वो बोला था बट आपने मेरे को दूसरे दिन पूछा नहीं, मैं वापस से भूल गया। नाउ अगेन बेसिकली आस्क इट टू मी टुमारो। मैंने वो वर्ड ढूंढ के निकाला था, काफी अच्छा वर्ड था यार, सिंपल। वो लास्ट क्लास नहीं भाई, हफ्ता हो गया उसको, उसके बाद में तुमने ये डायरेक्टली मेरे को आज पूछा है। नाउ अगेन बेसिकली इट्स स्किप माय माइंड। अगर याद आ गया तो मैं बताता हूँ, या फिर आस्क इट टू मी अगेन टुमारो। ओके, व्हाट हैपेंड टू द कॉइन्स ऑफ द अर्लियर किंग व्हेन अ न्यू किंग कम्स वेयर दे बैन? नो, नॉट एट ऑल। बेसिकली लॉ ऑफ एस्ट्रीट हमेशा लगते हैं। लॉ ऑफ एस्ट्रीट जो है, ये थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे समझना पड़ेगा कि वेन एवर द न्यू किंग इज देयर, तो जो अर्लियर किंग है उनके कॉइन गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करना चालू करता है। तो कॉइन सर्कुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एक गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। तो जैसे आज के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन जब कैरी आउट किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके पास के सारे पैसे जो है ले लिए, एंड लेने के बाद आपको इन रिटर्न न्यू करेंसी जो है वो थमा दी। तो अब मार्केट में आपको पुराने जमाने के 500, पुराने जमाने के 1000, पुराने जमाने के 2000 के नोट्स नहीं मिलते, या फिर बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो यही वाला चीज जो इसको आप बोलोगे लॉ ऑफ एस्ट्रीट काइंड ऑफ द थिंग। अब इसको प्रॉपरली आपको समझना है तो लेट्स एंटर इनटू द ब्रिटेन। ब्रिटेन में ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ मर गई। क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब किंग चार्ल्स जो वहां पे आके बैठ गए। तो किंग चार्ल्स के इमेजेस के कॉइन जो है वो अब ब्रिटेन में सर्कुलेट होंगे। तो ब्रिटेन की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है अब ये काम करेगी, मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन एंड उनका स्टॉक मार्केट, कि अगर पुराना कोई भी कॉइन उनके पास आता है तो वो कॉइन जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आपको सबमिट करना है। इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको नया कॉइन, किंग चार्ल्स के इमेज वाला कॉइन दे देगा। एंड फिर गवर्नमेंट ये पुराने कॉइन को क्या करता है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली पुराना कॉइन जो है इसको मेल्ट करके नए कॉइन में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज हाउ लॉ ऑफ एस्ट्रीट जो है वर्क करता है। अगेन ये लॉ ऑफ एस्ट्रीट के हमको अर्लिएस्ट एविडेंसेस मुगलों में ही दिखाई दिए है। मुगलों में वो पैरामीटर काफी इलैबोरेटली, जो हम लोग लेटर ऑन बात भी करेंगे जब मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ मुगल या फिर कॉइनेज ऑफ मुगल में जाएंगे तब, कि मुगल्स क्या करते थे कि जैसे ही अकबर मर गया एंड आफ्टर जहांगीर आ गया, तो जहांगीर ने अपने बेसिकली पूरे के पूरे कंट्री में ये डिक्लेयर करके रखा था कि पहले वाले अकबर के कॉइन जो आप हम लोगों को बेसिकली सबमिट करो। एंड जब लोगों ने वो नहीं किया तो अल्टीमेटली जहांगीर ने अल्टीमेटली एक और रॉयल ऑर्डर निकाल के रखी थी कि अगर मार्केट में कोई भी अकबर का कॉइन है तो उसकी जो अभी की वैल्यू है उसका 50% ही आप कंसिडर करोगे। तो ऑब्वियसली फिर लोगों के लिए वो लॉस मेकिंग हो गया ना, कि अगर अकबर का कॉइन मैं दुकान में लेके जाता हूँ तो पहले अगर उसका वैल्यू 1 है तो वो बेसिकली 0.50 हो जाएगा। तो लोगों ने अपने आप अकबर के कॉइन जो जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में सबमिट करने चालू कर दिए। तो ये लॉ ऑफ एस्ट्रीट बोला जाता है इसको। ओके Sir, is it correct gold coins were not circulated in large number and people used or kept wealth and silver, copper used largely? रुक वापस। Sir, is it correct gold coins were not circulated in the large number and people used to or kept as wealth and silver, copper used largely? तो उसके कोरोबोरेटिव एविडेंसेस भी तो हमारे पास होने चाहिए, वो भी नहीं है। लेटर ऑन जब हम लोग एक्चुअल में ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाएंगे तब इसकी बात करेंगे कि ये कॉइन्स की वैल्यू क्या हुआ करती होगी, यानी कॉइन्स का एक्चुअल यूटिलाइजेशन ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ होगा, वो भी तो हम लोगों को देखना है, राइट। Thereafter फिर sir, then why couldn't they confiscate gold coins of the earlier king and give them the new ones the way gold can कम बैक टू द ट्रेजरी? आप नहीं कर सकते ना, आप लोगों से ये बेसिकली कैसे करवाओगे? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट ना। आप लोगों से घर पे जाके उनकी बेसिकली प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने की अगर बात कर रहे हो तो हाउ आर बेसिकली यू आर गोइंग टू कैरी इट आउट? तो ये आप नहीं करोगे। अल्टीमेटली फॉर किंग
व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लोग अपने घर में रहे, शांत रहे। अब बेसिकली अब उनके घर में जाओगे एंड सारी चीजें कॉन्फिस्केट करने जाओगे तो कैसे पॉसिबल है। फर्दर ये इसमें एक बेसिकली और एक चैलेंज है कि उस जमाने में आपके पास जो वेल्थ हुआ करती थी वो कोई बेसिकली आप एक बक्से में पैक करके जमीन के ऊपर नहीं रखते थे। ओनली यू वेर अवेयर कि आपने कौन से पेड़ के नीचे अल्टीमेटली वो चीज जो है गाड़ के रखी हुई है। तो कॉन्फिस्केशन आज के जैसा नहीं है ना कि मैं घर में घुसूं या फिर बेसिकली एक ऑर्डर दूं एंड आफ्टर आप घर चेक करके डायरेक्टली सोना जो है तिजोरी से निकाल लो। तिजोरी वाला कंसेप्ट उस जमाने में था ही नहीं। सारी चीजें जो आप घर के जमीन के नीचे दफन करके रखते थे एंड वो कहाँ पर है ये सिर्फ घर में बेसिकली जो बंदे ने दफन करके रखा उसी को पता है। एंड ही इज नेवर गोइंग टू टेल यू कि भाई मैंने वो वेल्थ कहाँ पे बेसिकली दफन करके रखी है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। इफ्स एंड बट्स वाले सिनेरियो लगाना थोड़े कम करो यार एंशिएंट इंडिया पे। ओके